जी हाँ, मंगलवार का दिन और शानदार सेशन देखिए साबित हुआ है। अब तक 11,600 के करीब निफ्टी कंसोलिडेट होता हुआ और करीब 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। इस समय सेंसेक्स में 250 पॉइंट ऊपर देखिए बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए। तो एक साइडवेज छोटे से दायरे में कामकाज हो रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ा मूवमेंट है और उसी तरह के स्टॉक्स हम आपको पकड़कर बताएंगे। आखिरी 90 मिनटों में मिलवा देते हैं आपको अपने मेहमानों से, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे रिसर्च गुरु हैं। अब 15 मिनट में एक नया ट्रेड आपके सामने हम पेश करेंगे इस शो में। ट्रेड एट 2 गाबा साहब आपको हर रोज की तरह आज बताएंगे। राजेश पालविया जी ट्रेड एट 2:15 पेश करेंगे। फिर 15 मिनट बाद मुदित गोयल ट्रेड एट 2:30 पेश करेंगे। 2:45 का ट्रेड आपको देंगे श्रीकांत चौहान साहब। 3 बजे भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे अपने भरोसेमंद शेयर लेकर और 3:15 पर चंदन तापड़िया आपको बताएंगे एक शानदार आइडिया। आशीष आपको बताएंगे कि टीसीएस के नतीजे जो कल आने वाले हैं उससे क्या उम्मीद की जाए, क्या किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो, और साथ ही कल के इंपॉर्टेंट फिगर्स भी वो आपके सामने पेश करेंगे। यतिन से जानेंगे कि वेदांता में जो डीलिस्टिंग कल प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें रिस्पांस किस तरह का देखिए अब तक निकल कर आया है, और साथ ही डीलिंग रूम चेक भी उनसे हम लेने वाले हैं। बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज के साथ साथ कल का खिलाड़ी आज भी होगा ठीक 3:20 पर आपको बताएंगे एक शानदार आइडिया नीरज जो कल उनकी टीम में रहने वाला है। लेकिन मार्केट वीरू बिल्कुल सीमित दायरे में कंसोलिडेट करता हुआ नतीजों से पहले। जी हाँ, सीमित दायरे में लेकिन शिखर पर, अगर आप देखें इस दौर के शिखर पर है 11,600 और निफ्टी बैंक 22,610 का। देखिए आज की अप्रोच और आज की डेटा में एक ही सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है और उस पर नजर रखिएगा। देखिए ये तो डॉ फ्यूचर्स पर हम नजर रखते ही रखते हैं, लेकिन ये जो नई सीरीज है ना, याद रखिएगा इसका आगाज हुआ था 25 सितंबर से और उस दिन से बाजार में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का सिलसिला शुरू हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं निफ्टी क्यों मैं कह रहा हूं बाय करने के लिए, और मैं क्यों कह रहा हूं 11,800, और मैं क्यों कह रहा हूं कि सेकंड हाफ या फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि आखिरी के 90 मिनट इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। वो ये है क्योंकि ड्राइविंग फोर्सेस 25 सितंबर से लेकर आज तक रही हैं एफआईआईस। याद रखिएगा उनका स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट को कवर करना, उनकी कैश बाइंग, उनका इंडेक्स बाय और उनका पुट राइटिंग। चलो मेरी अप्रोच लेकर आज सुबह हमने जो डिस्कशन कर रहे थे हेमंत में, तो एक पॉइंट था 11,600, क्योंकि प्रिसाइज होकर बात करूं तो वो था 11,583 और 607 पिवट लेवल था, ये वो नहीं निकला अब तक। लेकिन याद रखिएगा मैं जब यहां पे आ रहा था हेमंत तो करीब 62 लाख पुट बिकी हैं, 11,500 की, 550 की और 600 की, और ये इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग है। और इसके अगेंस्ट 11,600 की कॉल बिकी है सिर्फ 15 लाख की। यानी निफ्टी अभी अच्छे खासे अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है एज पर इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। निफ्टी बैंक, जी हां, आज सुबह का एक पॉइंट था 11,777, वो नहीं निकला, लेकिन याद रखिए 11,777 और 800 वो एक डिफिकल्ट जोन है। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो है निफ्टी में, और 607 और 613 के जोन पे नजर रखिएगा। अगर आपको घबराहट है स्टे आउट बट डोंट गेट शॉर्ट। लेकिन निफ्टी 11,607 के ऊपर स्ट्रांग लग रहा है, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा खासा है, और आखिरी के 1-1.5 घंटे के लिए अगर आप देखें अपसाइड के पोटेंशियल्स ज्यादा लगते हैं मुझको। हेमंत, आपकी अप्रोच और शुगर ने कमाल कर दिया आज। और आप ये देखिए ऑटो एनबीएफसी जहां जहां सुबह बात हुई थी क्या गजब कम हुआ है हेमंत आज। बहुत सही कह रहे हैं आप। तो देखिए एक तो मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, ये बात तो पक्की है। अगर आपका लेने का मन नहीं बन पा रहा है तो देखिए मंदी तो कम से कम नहीं करनी चाहिए, और धीरे धीरे करके देखिए बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मंगलवार का दिन देखिए मंगलमय होगा, यही सुबह भी हमने कहा था, और 11,600 का टारगेट भी बताया था। 11,600 से ऊपर जा भी नहीं रहा है आज, 11,614-15 जाकर देखिए आकर अटक गया वहां पर। अब तेजी तब होगी जब देखिए एक बड़ा राहत पैकेज जो अमेरिका में आने की बात हो रही है वो दरअसल आ जाएगा। अब उससे पहले देखिए मंदी करने वाले तो कुछ नहीं करने वाले, पर चल आज आप मंदी करके जाएं और कल सुबह सुबह वहां पर राहत पैकेज आ जाए और वो भी 2.2 ट्रिलियन का, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं देखिए मंदी बिल्कुल भी नहीं करिए, तेजी तो होगी बाजार में और लिक्विडिटी दरअसल यहां से ड्राइव करेगी। तो
अब अच्छी बात इस समय नजर ये आ रही है कि Q2 के कंपनी के अपडेट्स बहुत शानदार आए हैं और अब अर्निंग सीजन का इससे बढ़िया आगाज नहीं हो सकता। रियल एस्टेट की कंपनियां कह रही हैं उन्होंने अच्छा काम किया, बैंक्स कह रहे हैं उन्होंने बढ़िया काम किया, तो सब तरफ से देखिए अच्छा खबरें आ रही हैं। तो ये तो बाजार अब अर्निंग सीजन में देखिए फैक्टर इन करना शुरू कर रहा है। टीसीएस कह रहा है नतीजों के साथ हम बायबैक करेंगे। आगे का जो सेकेंड हाफ है उसमें दरअसल फेस्टिवल सीजन की खुशबू आने लगेगी, तो इसलिए देखिए कोई कारण नहीं है कि यहां से करेक्शन होनी चाहिए। हाँ, वो अगर वो पैकेज ही देखिए नहीं आए अमेरिका में जिसकी उम्मीदें हैं तो एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन बाकी कोई ऐसी घरेलू दिक्कतें नजर नहीं आती। जनरली जो पहले नतीजे आते हैं वो अच्छे वाले ही आते हैं, आईटी के, बैंक्स के, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। तो यहां से 12,000 की तैयारी करिए, ये बात बिल्कुल साफ है। 11,600 के बाद 11,700 100 पॉइंट की हर रोज देखिए इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। बहुत जोर से भाग जाएगा तो दिक्कत होगी। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है हर रोज एक नया सेक्टर आकर बाजार का साथ देता है। आज आईटी नहीं है, आज बैंक्स हैं प्राइवेट वाले, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं देखिए जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। आज दरअसल दूसरे सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट सेक्टर हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात इस बाजार की ये है कि अलग अलग सेक्टर्स आकर यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी में, इसीलिए देखिए गिरावट होगी नहीं और डिप में अगर बाइंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने निकलकर आने वाला है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। ट्रेड एट 2 हर रोज आपको देते हैं गावा साहब, तो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। गावा साहब बताइए, आपने मार्केट पर कौन सा स्टॉक इस समय ढूंढा है? रैली तो हो रही है 11,600 के ऊपर, देखिए बार बार निकलने की कोशिश करता हुआ बाजार। जी, मैंने निकाला है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर तेजी मिलेगी, अब मुंह अच्छा है और आज का मुंह 3 दिन का मुंह देखे तो उसके हिसाब से लगता है 3,500 तो जाएगा। 1-2 दिन और दे देंगे तो इससे भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक होगा 3,400 का। मेरा टारगेट शायद आज के लिए 3,500। ओके, बजाज फाइनेंस ट्रेड एट 2 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और ये कल के ओपनिंग पॉइंट को याद रखिएगा, कल के ओपनिंग पॉइंट, हालांकि कल का अगर आप देखिए ओपन के बाद काफी ऊपर गया लेकिन सिंक हो गया था, लेकिन आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है 3460 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। और प्रकाश जी मानते हैं कि अभी आखिरी के 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको करीब 3500 तक का मूव मिल जाएगा। 3400 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। पूरा का पूरा एनबीएफसी बास्केट आज अच्छा करता हुआ। एचडीएफसी ने जो भी कमेंट करे या फिर अगर आप देखें मुथूट के जिस प्रकार के अगर आप देखिए कमेंट्स अभी कुछ देर पहले आपने सीएनबीसी आवाज पे सुना, अब देखिए पूरा का पूरा स्पेस कितना वाइब्रेंट है। लुक एट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, उसके बाद अगर आप देखें एचडीएफसी, क्या शानदार मूव है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आई मीन एचडीएफसी पे मुझे अच्छा लगता है ये बात कि हम 1680 से बात कर रहे हैं कि इट्स अ बाय, इट्स अ बाय, इट्स अ बाय, इट्स अ वैल्यू बाय। आज देखिए स्टॉक किस ट्रैजेक्टरी में आ गया। आज सुबह रिपोर्ट्स का उल्लेख भी किया गया था। आपकी अप्रोच और बेस्ट एनबीएफसी इस वक्त क्या लग रही है आपको चेज करने के लिए पोस्ट एचडीएफसी? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हेमंत जी। और सही में आई थिंक जो ट्यूसडे होता है, आई थिंक एक ट्यूसडे इफेक्ट मार्केट में अभी भी दिख रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस पटरी पे आ रही है, इसके वजह से आई थिंक जो बैंकिंग क्षेत्र है यहाँ पे जो आई थिंक एक हमें पॉजिटिव ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। जो ऑफ लैगिंग इफेक्ट होता है इसके पीछे पीछे जो चलता है एनबीएफसीज, यहाँ से भी आई थिंक उम्मीद यही है कि सेकंड हाफ में रिकवरी बहुत जबरदस्त होगी। अभी एनबीएफसीज को अगर आप बाइफर्केट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन टर्म्स ऑफ रूरल फोकस्ड एंड फाइनेंस कंपनीज और तीसरा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, तो तीनों के मैनेजमेंट कमेंट्रीज अगर आप सुनते हैं Q1 में, तो एक्सपेक्टेशंस यही बिल्डअप हो रही है कि मोरेटोरियम स्लोली एंड स्टेडीली कम होते जा रहे हैं। जितना इन्होंने प्रोविजनिंग अपनी बैलेंस शीट पे ली थी स्पेसिफिकली फ्रॉम Q4 Q1 पर्सपेक्टिव, आई थिंक नो लॉन्गर दैट विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि आई थिंक जो इनके रिकवरीज हैं यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा इन्होंने देखा है। और लोन डिसबर्समेंट्स, बिकॉज अनलॉक एक्टिविटीज पूरे देश में, ग्रामीण भारत में, सेमी अर्बन एरियाज में स्टार्ट हुई है, दैट इज कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो आई थिंक ये तीनों बिजनेस सेगमेंट्स मेरे हिसाब से फायर करेंगे। आउटसाइड ऑफ एचडीएफसी मुझे लगता है जो स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे ये चाहिए हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से, समथिंग लाइक अ कैन होम्स, जहां पे बैलेंस शीट डायनामिक्स काफी तगड़ी है, एक्सपेक्टेशंस आरओई इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है और निम्स और स्प्रेड्स अच्छी तरह से आई थिंक नॉर्मलाइज होंगे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल।
रूरल फोकस्ड एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आई थिंक जो एमएनएम का परफॉर्मेंस रहा है, या अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल लेंडिंग मैकेनिज्म, उनके एसेट क्वालिटी प्रेशर्स एंड रिपोर्टेड नंबर्स, सुधार आने की बिल्कुल उम्मीद है वहां पे। तो आई थिंक एमएनएम फाइनेंशियल्स एज एन एग्जांपल, मेरे हिसाब से द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स, तो ये वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। और माइक्रो फाइनेंस से आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली हैव अ मिक्स ऑफ बोथ बैंकिंग एंड ये। तो आई थिंक बंधन बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस में भी है, जो स्मॉल पेमेंट बैंक में भी है, और इसका खासा भी इंप्रूवमेंट हमने देखा है, यहाँ पे एक वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो आई थिंक अगर हम बाइफरकेट करके 3 ब्रॉड सेगमेंट्स में, तो ये 3 स्टॉक्स मेरे हिसाब से वॉच लिस्ट में रहने चाहिए। ठीक बात है। तो बंधन बैंक आप कह रहे हैं अच्छा लगता है आपको, और एमएनएम फाइनेंशियल्स अच्छा लगता है। मयूरेश जी, ये आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? आज दफ्तर गए हैं क्या? जनरली आपके पीछे मैं घोड़े लगाए हुए देखता था, आज पेंटिंग वगैरह आपने लगा रखी है अपने पीछे, या आपने फ्रेम चेंज किया है? दूसरे कमरे में बैठे हैं? बिल्कुल दूसरे कमरे में बैठा है, और ये वाला पेंटिंग सर है दिल गार्डन गार्डन हो गया, पॉट और फ्लावर्स। हाँ सर, थोड़ा कैमरा ऊपर करिएगा, हम लोग भी देख पाएंगे। अभी आप अकेले अकेले मजे ले रहे हैं, हमें थोड़ी थोड़ी दिख रही है पेंटिंग। चलिए मैंने कहा पीछे घोड़े दौड़ा करते थे, आज घोड़े नहीं दिख रहे थे, तो मैंने कहा पूछूं आपसे। पालविया साहब मुस्कुराते हुए, पालविया साहब नहीं, हमेशा से इनका जो फ्रेम था उसमें पीछे 2 घोड़े रहते थे। तो मयूरेश जी बिल्कुल घोड़ों की तरह देखिए बात करते थे, दौड़ते रहते थे और बढ़िया बढ़िया स्टॉक बताते थे। पेंटिंग भी वैसे खूबसूरत लग रही है, बहुत शानदार है। कुछ कह रहे हैं मयूरेश जी, बताइए। सर 2 नहीं सर 7 घोड़े रहते हैं, 7 घोड़े बहुत शुभ। 7 घोड़े थे? ओहो, अच्छा, मुझे यहाँ से दूर से सर 2 ही दिखते थे, लेकिन 7 घोड़े थे तो और भी बढ़िया बात है। पालिया साहब से पूछते हैं उनका व्यू क्या है मार्केट पर। मार्केट में भी बुल्स दौड़ रहे हैं, पालिया साहब बताइए क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरीके से मार्केट ने जो पिछले 2-3 दिनों में जो एक रिकवरी दी और 11,500 के ऊपर अब सस्टेन कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव तो ऑलरेडी हमने एक बार देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे अगर ये हम एक आध ट्रेडिंग सेशन और होल्ड कर लेंगे तो नया फ्रेश बाइंग भी यहाँ से इमर्ज होते हुए दिखना चाहिए मार्केट में। निफ्टी की बात करें तो 11,650 का लेवल है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर निफ्टी में एक नया फ्रेश बाइंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से आते हुए दिखना चाहिए। बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया, ऑलरेडी 22,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये 2 लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सेक्टोरियल रोटेशन देखने को मिल रहा है, ये काफी पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। और मुझे लगता है कि रिजल्ट सीजन भी अब स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेक्टोरियल रोटेशन काफी अच्छा सपोर्ट देगा निफ्टी के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम पिकअप होते हुए और दिखना चाहिए। सर, और 2.15 पे आप ट्रेड देने वाले हैं, लेकिन आपने ट्रेड तो तैयार कर ही लिया है। बता दीजिए सर, कौन सा स्टॉक है जो आपने चुना है, कौन से शेयर पर आपकी नजर है? तो देखिए हेमंत जी, जो अनलॉक के बाद अब मैं इंदौर में हूं, हालांकि आज क्या और इंदौर में तो मैंने यहाँ पे देखा काफी घरों में पेंटिंग काफी घरों में होते हुए दिख रही। तो बिल्कुल जो एशियन पेंट, उसी थीम पे मुझे जो स्टॉक यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है वो एशियन पेंट है। क्योंकि अगर देखें तो जो सबसे पहला काम अब लोगों ने किया है वो पेंटिंग का काम किया है। बारिश के बाद अब मिला है और लोगों में अब हिम्मत आई है और वापस बैक टू नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। तो एशियन पेंट मुझे यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है स्टॉक में, जिस तरीके का ब्रेकआउट है और जिस तरीके से स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा यहाँ से मोमेंटम देते हुए दिखना चाहिए। ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे जो टारगेट देखने को लग रहे हैं वो 2115 2120 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ड्यूरिंग बाजार बंद होने के पहले भी 2100 के ऊपर क्रॉस होता हुआ दिखे। तो एशियन पेंट बाय करेंगे 2060 के स्टॉप लॉस से और पोजिशनली होल्ड रखेंगे तो मुझे लगता है इसमें 2250 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है अभी के सेटअप के हिसाब से। ओके, याद रखिएगा सुबह से हम इन स्टॉक से बात कर रहे हैं और अभी भी आखिरी के अगर आप देखें इन मिनटों में 3:30 तक मानते हैं राजेश जी। याद रखिए ये ट्रेड एट 215 है, थोड़ा सा पहले ही पुश कर दिया हमने इस स्टॉक को, क्योंकि अगर तैयार होता कोई स्टॉक तो अगर आप देखें वो ले लेते हैं। 2080 पे अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 2100 से ऊपर की जरा 30 टारगेट से स्टॉप लॉस लेके आइए। 2110 मेरे ख्याल से जो लक्ष्य दिया है राजेश जी ने वो अपने जहन में रखिएगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए और आखिरी के 1 घंटों में। अच्छा याद रखिए सुबह से इन दोनों स्टॉक से बात हो रही है। 2115 टारगेट है यहाँ पे, 2115-20 बर्जर भी रखिएगा स्क्रीन पे। एक चार्ट चेक उस पर भी लेते हैं। मुदित गोयल भी हमारे साथ है। मुदित, अगर आप इस वक्त फ्लेवर को देखें, थीम को देखें तो फेस्टिवल है। सुबह से अगर आप देखें 9:15 से, चाहे वो ऑटो हो चाहे वो पेंट स्टॉक्स हो, दोनों कैपिटलाइज कर रहे हैं। एशियन पेंट्स पे बात हो चुकी है, बर्जर पे आपकी राय क्या होगी, या फिर फेस्टिवल की थीम में अगर ऑटो इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें कौन सा स्टॉक आपके जहन में होगा?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का सेटअप बर्जर पेंट्स ने बनाया, पूरी टीम चल रही है, पूरे सारे पेंट्स के स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट्स की बात करते हैं, एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया था इस काउंटर ने, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। पैटर्न के लिहाज से जो पहला टारगेट बनेगा 630 का बनेगा, तो यहाँ पर पोजीशन अगर किसी के पास है डेफिनेटली होल्ड करके चलेंगे, नया बाय कर सकते हैं 630। दूसरा टारगेट रहेगा 642 का, 630 से 642 के टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 595 का। वही दूसरी तरफ अगर ऑटो की बात करें, बिल्कुल ऑटो में मैं एक ही स्टॉक जोड़ूंगा, दैट इज मारुति। मारुति को हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 200 डेमा से इस काउंटर ने सपोर्ट लिया, उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है, जो प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक करके ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। 6887 ये CMT है, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 1 से 2 दिन के अंदर 7050 तक के अपसाइड में मारुति में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 6800 का। तो आज देखिए मंगलवार है, वैसे भी जनरली मंगलवार को मारुति का स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाता है। आज सुबह सुबह इसकी जिक्र हुआ था और देखिए अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। मारुति ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। आज सुबह जिक्र दरअसल टाटा मोटर का भी हुआ था और आप देखिए इस समय भी दिन के हाईस पर ये शेयर कारोबार करता हुआ। पालिया साहब इसके चार्ट चेक भी देखकर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको। ये चाइना वाले गाड़ियां खरीद रहे हैं खूब। अच्छा, वहां पर तो जल्दी देखिए अनलॉक हो गया था, रीओपन हो गया था। हमारे ही थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, वायरस भी कहते हैं वहीं से ही आया था और वो लोग बिल्कुल तैयारी से देखिए काम कर रहे थे और अब देखिए गाड़ियां भी खरीद रहे हैं खूब वहां पर। अच्छा, ये रिपोर्ट्स पहले भी आई थी कि चाइना में गाड़ियां जोर से बिकेंगी, वहां पर भी पब्लिक यूटिलिटी जो है लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और शेयर्ड मोबिलिटी वाले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हिंदी में सरल भाषा में बोलूं तो ओला उबर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और देखिए टाटा मोटर को फायदा मिला है उसका। जगुआर, लैंड रोवर, ये सब जो गाड़ियां हैं इनकी देखिए बिक रही हैं 8% ऊपर और आज CLSA का एक शानदार अपग्रेड भी। क्या लगता है पोजिशनल टारगेट इस पर आपका क्या है? तो हेमंत जी काफी अच्छा इसमें ओपन इंटरेस्ट आज एडिशन होते हुए दिखा, करीब 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन विद प्राइस एक्शन। और जिस तरीके का रिवर्सल आज इस स्टॉक में दिखाया है कंसोलिडेशन का, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से 155 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी एग्रेसिव बाइंग आज इस स्टॉक में देखने को मिली है। मुझे लगता है जिनकी भी पोजीशन है उसे होल्ड रखना चाहिए। करंट लेवल से यहां से 141 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर में जो टारगेट आना चाहिए 155 तक के टारगेट आना चाहिए। चलिए 155 अगर आप देखें और अभी 146 के जोन में ट्रेड करता हुआ, जो सुबह CLSA जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे हम, करीब वहां पे 220 रुपए का लक्ष्य है, याद रखिएगा। अच्छा, आप एक चीज देखिए, अभी ट्रेड एट 2 जो हमने लिया था 2:04 के आसपास, थोड़ा सा अगर आप देखें देर हुई थी, प्रकाश सर ने वो कॉल दी थी। अब ये ट्रेड 3484 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आ चुका है और 2.7 से लेकर अब तक ही बहुत वाइड स्विंग इस स्टॉक में है। बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर रखिए प्लीज। अक्टूबर फ्यूचर्स अब 3490 के जोन में ट्रेड करते हुए। शानदार मूव प्रकाश सर। और निफ्टी भी रहेगी ट्रेजेक्टरी में। सर स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहेंगे क्या और थोड़ा सा टारगेट और शफल करेंगे क्या आप? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस होना चाहिए 3430 का या 3435 का। टारगेट 3500 से 3550 कल तक। और आपने इसकी बात की तो सुबह हमने मुथूट फाइनेंस दिया था, उसका टारगेट अचीव हो चुका, वो 1200 का टारगेट था। बात है सर। तो मुथूट फाइनेंस मुझे याद है आज सुबह सुबह आपका कॉल था, बाजार खुलने के बाद पहला कॉल हमने आपसे पूछा था क्या पसंद है, दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार। अच्छा, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी अभी इन्होंने इंटरव्यू किया है जॉर्ज मुथूट साहब का। आशीष, आप कमेंट्री से खुश थे? नहीं, हमेशा कमेंट्री स्ट्रांग रही है। हेमंत, तो वो कंपनी थी जो प्री कोविड भी बड़ा अच्छा ग्रोथ दिखा रही थी और कोविड के बाद और फायदा हुआ इस धंधे को। हाँ, नहीं आप मतलब मैं तो खुश, हमेशा जॉर्ज साहब से बात करने में हमेशा अच्छा लगता है। बढ़िया है, एक तो साउथ इंडियन है और देखिए हिंदी में अच्छी बोलते हैं तो समझ में आती है मुझे। हाँ, एक तो अच्छा बड़ी अच्छी लगती है कभी कभी पर। तो ये बढ़िया बात, देखिए स्टॉक है और आउट परफॉर्म करता हुआ। एक तरफ मुथूट रखिए, दूसरी तरफ मन्नापुरम रखिए और 6 महीने के चार्ट्स दिखाइए भाई। ये NBFCs में जो, अच्छा ये धंधा इतना बढ़िया है मयूरेश जी, कर्जा देना है सोना रख के और सोने के दाम बढ़ते हैं। आप सोचिए ऐसा धंधा हो सकता है क्या? NBFCs मतलब बाकी लोग तो क्या है रियल एस्टेट रखते हैं, बाकी चीजें लेते हैं, वो कोलेट्रल में रखते हैं। अब रियल एस्टेट के दाम तो आपने देखे ही, लेकिन सोना रख के कर्ज देने वाला धंधा इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये देखिए, इसलिए भाव भी बाजार इसको ऐसे ही देता है। मन्नापुरम 66% 6 महीने में भागा और मुथूट 77% 6 महीने में भागा। इस धंधे पर, इस कारोबार पर आपकी टिप्पणी मयूरेश जी?
ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, और आपने आई थिंक बहुत सही तरीके से इसका विश्लेषण किया है। मुझे आई थिंक पहले तो आई थिंक गोल्ड के भाव बढ़ चुके हैं, तो जितना इन्होंने आई थिंक लोन दिया था अगेंस्ट ज्वेलरी दैट हैज बीन हाइपोथिकेटेड टू देम, क्योंकि भाव बढ़े, इनकी जो लोन टू वैल्यू होती है, जो इनकी एक टर्मिनोलॉजी होती है गोल्ड फाइनेंसिंग में, अपने आप एक प्रोटेक्शन जैसा हो गया है। दूसरा, जैसे आशीष जी कह रहे थे, आई थिंक ये रिसेशनरी प्रूफ बिजनेस है, तो कोई भी आई थिंक बिजनेस साइकिल, आई थिंक गोल्ड लोन्स का आई थिंक जो एक प्रभाव रहता है वो चालू ही रहता है। और तीसरा, आई थिंक जो ये बेटर रेटेड कॉर्पोरेट्स होते हैं, इनको जो एक्सेस होती है फाइनेंसिंग की तरफ, इनके पास जो टनेज है इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स दैट दे हैव केप्ट, और एसेट क्वालिटी के प्रेशर जितने उभर के आए नहीं है, प्लस जो मैं बात कर रहा था फॉर इवन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज कुछ हद तक आई थिंक रहती है साबित की, आई थिंक जो इनके डिसबर्समेंट्स है ये अच्छी तरह से वापस ग्रो हो रहे हैं और रिकवरीज हैव कम बैक टू प्री कोविड लेवल्स। इसलिए आई थिंक रिसेशनरी प्रूफ बिजनेस है ये, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज एलटीवी प्रोटेक्ट करती है इनके बैलेंस शीट और एसेट क्वालिटी प्रेशर्स को। ओके, तो अगर आप देखें ये दो स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए और शानदार मूव इन स्टॉक्स में हैं। और मैं इस बीच एक ट्रेड के लिए चलता हूं, अदानी पोर्ट्स, आई थिंक इस पर एक ट्रेड है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। सुबह रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, मैक्वेरी की रिपोर्ट का 425 का टारगेट डे हाई पर। सुबह भी अगर आप देखें, जब पहला ट्रेड लिया था मुथूट फाइनेंस प्रकाश सर ने, उसके बाद हमने ट्रेड लिया था ये करीब 360 के जोन में, 366 ऑलमोस्ट अगर आप देखें उस जोन में ट्रेड करता हुआ। राजेश पालविया जी, आपकी राय क्या होगी इस स्ट्रक्चर पर? एक क्लियर कट ब्रेकआउट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और 3 मंथ हाइस को क्रॉस करने जा रहा है, आपकी अप्रोच क्या है इस स्टॉक पे? जी बिल्कुल वीरेन जी, जिस तरीके का इसका सेटअप है और स्टॉक में आज थ्रू आउट द डे अगर देखें तो काफी कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली, और स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर हम डेली वीकली सेटअप के हिसाब से देखें, डेली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और जिस तरीके का डेटा बन के आया है, मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टॉक में और यहाँ से मोमेंटम बनता हुआ दिखना चाहिए, जो हो सकता है ये प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसका 375 377 है, वहां तक भी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी, 361 के स्टॉप लॉस से बाय करें इसको, 375 377 मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का रिवर्सल है, जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ, ये दिखा रहा है कि इसकी बाइंग इंटेंसिटी और यहां से कंटिन्यू रहेगी। ठीक बात है। तो अडानी पोर्ट आउट परफॉर्म करता हुआ आपको इस समय दिख रहा है, अच्छा प्रदर्शन देखिए देखने को मिल रहा है। काम करते हैं, अगला ट्रेड लेने से पहले जान लेते हैं कि कल कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अब तक के ट्रेड्स आपके सामने देखिए, एक बार डॉक्टर साहब सारे के सारे ट्रेड्स दिखा दीजिए। M&M फाइनेंशियल्स पर देखिए बात करी, महेश जोशी जी ने बंधन बैंक उनको पसंद है, राजेश पालविया जी कह रहे हैं कि एशियन पेंट उनको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है बजाज फाइनेंस प्रकाश गाबा जी को। तो देखिए ये सारे ट्रेड्स आपके सामने आते हुए, और मारुति पर कॉल दिया है आपको मुदित जी ने। तो ये देखिए ये स्टॉप लॉस भी हैं, टारगेट्स भी हैं। अच्छा, इसको एक प्लेट पर हमारे डायरेक्टर साहब ने इसलिए बनाया ताकि आप एक ही फोटो खींचें तो आपको सब सारे जो टारगेट हैं, स्टॉप लॉस है, बाय सेल सब एक ही प्लेट पे नजर आ जाए, वो भी 3-3 खिलाड़ियों की। तो देखिए तीनों एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बता रहे हैं, ये 3 ट्रेड्स आप ले सकते हैं। कुछ और ट्रेड्स आपके सामने आगे पेश करेंगे, श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चंदन तापड़िया जी भी जुड़ेंगे, भसीन साहब भी जुड़ेंगे, ये सब होगा शो में आगे। लेकिन आशीष बताइए कल कौन से इवेंट्स हैं जिस पर नजर रखी जाए? इंटरेस्टिंग दिन होगा कल। आपको याद होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट होनी थी, क्रेडिट पॉलिसी पिछले फ्राइडे आनी थी, तो कल सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो हम लोग जो सुबह से हेडलाइन में बता रहे हैं कि 3 एमपीसी के मेंबर्स अब शुमार हो गए, एमपीसी का गठन हो चुका है। तो कल से वो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक की शुरुआत होगी। शुक्रवार को सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये। उसके अलावा दूसरा सबसे अगला इवेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है टीसीएस के नंबर्स। कल रिजल्ट सीजन का आगाज होगा टीसीएस के नंबर्स के साथ, और ये नंबर्स जो हैं कल देर शाम आएंगे, तो काफी इंतजार कराएंगे, क्योंकि कल 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। कहा जा रहा है 6:45 बजे शाम को ये नंबर्स आएंगे, और नंबर्स के साथ साथ सब पैनी नजर रखेंगे उस बायबैक पर। क्या क्वांटम होता है बायबैक का, किस भाव पे बायबैक करने को तैयार होते हैं, उस पर नजर रहनी है। अच्छा, एक और आईटी कंपनी मजिस्को के कल नंबर्स आने हैं। मजिस्को की परसों बोर्ड मीट है बायबैक पे, कल रिजल्ट्स पे वो है। इसके अलावा बोर्ड मीट्स हैं आईसीआईसीआई प्रू की फंड रेजिंग एनसीडीज के जरिए। जाइडस वेलनेस अपने डिबेंचर्स को रीपरचेज करना चाहता है, तो उसकी मोडालिटीज कल वर्कआउट होंगी। एक्स डेट है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स की, तो ₹2 का इंटरिम डिविडेंड कल एडजस्ट होकर आपको नजर आएगा। प्राइमरी मार्केट्स में एक जो आईपीओ खुला था, क्यूआईबी का पोर्शन नहीं भर पाया था, उसकी कल लास्ट डेट है। देखते हैं सेल थ्रू कर पाता है
या नहीं कर पाता, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। तमिलनाडु में जो रूलिंग AIADMK है वो अपना चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस के लिए वो अनाउंस करना है, बहुत कीनली वॉच्ड आउट है पॉलिटिकल सर्कल्स में। अच्छा, वीरू के लिए खबर है, 30,000 करोड़ का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में आना था। हाँ। कल वो तूल पकड़ेगा, कल ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल जिन्होंने डील बैक करी है वो फाइनली हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। तो वो डील होगी नोएडा और इनके बीच, अथॉरिटीज के बीच में और इनके बीच में। हरियाणा में पंजाब के बाद राहुल गांधी साहब ट्रैक्टर में आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर रैलीज थी 7 और 8 कल और परसों हरियाणा में होंगी पंजाब के बाद। अच्छा, कोविड को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। न्यूयॉर्क सिटी कल से नॉन एसेंशियल्स के लिए शटडाउन की तरफ बढ़ रही है। कई सारे जिप कोड जो वहां पर हैं वो शटडाउन की तरफ जाएंगे, स्कूल्स वापस क्लोजर होगा क्योंकि फिर से वो पैंडेमिक स्प्रेड आउट हो रहा है वहां पे। और हाँ, ये न्यूयॉर्क वाले गवर्नर साहब अपनी चलाते हैं एक्चुअली, शुरू से अपनी चलाते हैं। इस खबर से चिंता हाँ, करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो ट्रंप साहब भी वहां जाने से थोड़ा सा एक और खबर है, चिंता नहीं करनी, लेकिन साल 2020 की अहमियत बताता है वो। नासा ने कहा है कल एक एस्टेरॉइड जो है अर्थ के ऑर्बिट से टकराएगा। इससे भी नहीं डरेगा। नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमसे कई किलोमीटर दूर, कई मतलब बहुत सारे किलोमीटर होते हैं, वो होप है कि कोई डैमेज नहीं होगा। और ये एस्टेरॉइड वैसे एक मैं ऐसे पढ़ रहा था साइज, तो बोइंग 747 प्लेन के साइज का एस्टेरॉइड है बस। और हमसे बहुत दूर निकल जाएगा, अर्थ से टकराएगा नहीं। चलिए, पर ये 2020 मतलब बता रहे कि अभी 3 महीने बच्चे हैं, अभी दिसंबर 31 नहीं आया, अभी नहीं आया। चलिए, तो इन सब के ऊपर नजर साफ तौर पर रहने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अर्निंग सीजन का आगाज हो रहा है और देखना वाली बात ये होगी कि नतीजों के अलावा आज हमारे साथ नीलेश भाई आए थे, तो वो कह रहे थे कि देखूंगा मैं कि नंबर्स के अलावा कमेंट्री कैसी रहती है, मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। मेरे ख्याल में मयूरेश जी भी इसी के ऊपर नजर बनाए रखे होंगे। और बायबैक में टेंडर वाला बायबैक होता है या फिर ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, प्रमोटर्स क्या पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीजें तो फिर देखिए कल शाम को ही हमारे सामने आएंगी। कल इतनी बड़ी रैली के बाद टीसीएस आज सुस्त पड़ा है, इसी असमंजस के चलते कल जिनकी भी शॉर्ट वगैरह थी देखिए उन्होंने कवर कर लिया और अच्छे खासे स्टॉक ने प्रदर्शन बढ़िया वाला दिखाया। मयूरेश जी, अब टीसीएस नंबर से पहले आज आप कैसे अप्रोच करेंगे और आप किन किन चीजों के ऊपर नजर बनाए रखेंगे? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक 2 चीजें, जैसे आई थिंक नंबर्स आशीष जी बता रहे थे, एक्सपेक्टेशंस मार्केट में जो बिल्ट है नंबर्स के हिसाब से आई थिंक 3% के आसपास कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आनी चाहिए। इन्होंने जो एबिट मार्जिन्स पोस्ट किए थे 23.6% के Q1 में, तो 25% के आसपास मान रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, एसजी एक्सपेंसेस बचे हैं, ट्रैवल का खर्चा बचा है लॉकडाउन की वजह से, और डिजिटलाइजेशन की वजह से एबिट मार्जिन्स में इजाफा होने की पूरी उम्मीद और आसार है। और तीसरा, जैसे आपने राइटफुली कहा और जैसे नीलेश भाई भी कह रहे थे, मैनेजमेंट कमेंट्री सारे बिजनेस सेगमेंट्स में, इनकी जो इंश्योरेंस वर्टिकल है, बीएफएसआई वर्टिकल्स है, यहाँ पे ग्रीन शूट्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंपनी से कैसे आ रही है। और उसके अलावा आई थिंक बायबैक पे जो आप एब्सोल्युटली राइटली कह रहे हैं, आई थिंक टेंडर रूट से है या ओपन मार्केट से कर रहे हैं, प्रमोटर्स कितनी आई थिंक बायबैक में आई थिंक पार्टिसिपेशन लेंगे, ये सारी चीजें अटकलें आई थिंक स्टॉक के सामने है। तो स्टॉक ने आई थिंक रिजल्ट तक यानी कल तक अच्छी खासी रैली दे दी है। कविता जी ने मुझे याद है आई थिंक बहुत बढ़िया कॉल दिया था थर्सडे को और वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। तो आई थिंक फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए, आई थिंक वेट फॉर नंबर्स आने के बाद फ्रेश बाइंग की एक चेष्टा करें। ठीक बात है, तो नंबर्स आने तक वेट करना चाहिए। और देखिए स्टॉक ने कल के दिन में 2736 रुपए का एक हाई लगाया और अभी भी देखिए थोड़ा सा मूव करता हुआ। अब अच्छा, जब से आशीष कमेंट्री आई थी HCL टेक की, उसके बाद से ये सारी आईटी कंपनियों में ऐसा लग गया जैसे आग लग गई हो, सबको समझ में आ रहा है सबके अच्छे नंबर्स आने वाली हैं। बताइए आपने, क्योंकि बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स पढ़ी, कंपाइल किया, पोल क्या बनाया आज CNBC आवाज का पोल? अच्छा, कविता जी की बात से याद आया, मैंने प्रोड्यूसर साहब से पूछा था कि कविता जी हैं कि नहीं आज, नहीं तो एक इवेंट्स कैलेंडर में और भी इवेंट था। क्या? भोपाल से महू के बीच में कल से ट्रेन चलने वाली है। हमने कविता जी थी नहीं तो मैंने इवेंट छोड़ दिया, लेकिन हाँ जहां तक कोई इवेंट छूटेगा नहीं, कोई इवेंट छूटेगा नहीं। अच्छा, जहां तक टीसीएस की बात है, Q1 आपको याद होगा पेनफुल था क्योंकि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 7% गिरे थे, मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट्स गिरे थे, बाजार उम्मीद से खराब प्रदर्शन था। पर एक बात अच्छी थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री जो उन्होंने कहा था कि Q2 का आउटलुक पॉजिटिव है, ग्रोथ वापस लौटेगी। ऐसे ही होने वाला है जब ये कल
नंबर्स आएंगे, Q2 में ग्रोथ और मार्जिन दोनों रिकवर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो कांस्टेंट करेंसी में करीब 2.5% की ग्रोथ, यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 4% क्यू ऑन क्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई साइड प्रेशर्स पिछले क्वार्टर में थे जिसने ग्रोथ को इंपैक्ट करा था, वो ईज ऑफ हो रहे हैं, उससे फायदा मिलेगा। और जो लार्ज डील्स बैक करी थी अब धीरे धीरे रैंप अप होनी है, उनसे धंधा आना शुरू होगा, उसका फायदा मिलना है। जहां तक मार्जिन की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 130 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे सुधार। तो 150 बेसिस पॉइंट्स Q1 में मार्जिन गवा दिए थे, ऑलमोस्ट वो मार्जिन रिकवर होते हुए इस क्वार्टर में आपको नजर आएंगे, क्योंकि ग्रोथ आ रही है, यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे और सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स खत्म हो रहे हैं, ये सब मदद करने वाले हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, पिछले हफ्ते तक सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ चुकी थी टीसीएस के नंबर्स को लेकर। तब तक एक्सपेक्टेशंस ये थी कि प्रॉफिट्स में उछाल होगा और प्रॉफिट्स बढ़कर आपको अच्छे खासा आंकड़ा देखने को मिलेगा, 12-13% प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। पर जब आप बायबैक की खबर आई संडे को, तब उन्होंने साथ में आपको याद होगा कहा था कि वो एपिक केस वाला 1200 करोड़ की प्रोविजनिंग करेंगे, तो उसे एडजस्ट करके दरअसल प्रॉफिट आपको तिमाही दर तिमाही 3-4% गिरता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप लोगों ने चर्चा करी, नजर कहां रहेगी? बायबैक का क्वांटम। पिछले 2 बार 16,000 करोड़ का बायबैक था, कई लोग कह रहे हैं $3 बिलियन का बायबैक होगा जैसे पहले था, तो इस बार 3 बिलियन मतलब हो जाएगा 21,000 करोड़ रुपया। सही है, जैसे रुपए की चाल है। 16,000 से 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक होगा, किस भाव पे आएगा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, सब लोग पैनी नजर रखेंगे अब बची छमाई के लिए मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, हालात किस हद तक पटरी पर लौटते हुए और नजर आएंगे यहां से उस पर। H2 बेटर होगा क्या H1 से? ये एक क्वेश्चन है जिसका जवाब सब लोग जानना चाहते हैं, और लगता यही है कि देखिए अच्छा ही होगा। बाजार में भी देखिए क्या रैली हो रही है, तो 11,600 के ऊपर देखिए अब दिन के हाईस पर इस समय बाजार पहुंचता हुआ। टीसीएस को थैंक यू कहना चाहिए, टीसीएस ने देखिए मूव दिखाना शुरू कर दिया, 350 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे ना, ट्रेन चल रही है, ये आपके जो मित्र हैं राजेश पालविया जी, वो भी भोपाल में ही है, इंदौर में, इंदौर है ना, इंदौर में है, तो ये उनके लिए भी इवेंट है, आप बता सकते हो। पालिया साहब ने सुन ही लिया। हाँ, आपके लिए देखिए, आपके लिए असल में भोपाल से मऊ के बीच में पालिया साहब एक पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, जब मैं इवेंट ढूंढ रहा था तो वो नजर आई, तो मैंने पूछा कोई इंदौर से, मेरे क्लिक ही नहीं हुआ कि पालिया साहब होंगे पैनल में। पालवे साहब को भूल जा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं भूले, पालवे साहब तो मुंबई वाले मान लिए ना हमने। हाँ, ये बात है। पालवे साहब, लेकिन आप इंदौर कैसे, घर गए हैं क्या? जी हाँ, घर गए। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। ये तो टीसीएस पर राय दीजिए, बताइए टीसीएस कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल हेमंत जी, टीसीएस में जिस तरीके का मोमेंटम देखा और स्टॉक 2700 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी भी इसमें पोजीशन होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में जो मोमेंटम है और जिस तरीके का शॉर्ट कवरिंग एक्शन बना है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में 2800 तक के भी मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। 2665 ये स्टॉप लॉस रख ले, जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है, मुझे लगता है कि इसमें 2800 के टारगेट पूरी तरीके से आते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि आज देखें तो ओपनिंग के बाद से स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन अभी आप वापस देखें आखिरी आधे घंटे में काफी अच्छी बाइंग एक्शन इसमें बनते हुए दिख रही है। मुझे लग रहा है 2820 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। 2665 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजीशन होल्ड रखें। चलिए, तो ये है टेक्निकल व्यू। याद रखिए नंबर्स से पहले राजेश जी का टीसीएस पर। मीनवाइल निफ्टी डे हाई पर, बैंक निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी को किस करने की कोशिश कर रहा है, एंड थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जो कि डे हाई पर है। याद रखिए, ये शायद निफ्टी बैंक को इसकी डे हाई की ट्रैजेक्टरी के ऊपर लाके बिठा दे। याद रखिएगा, अभी हम शुरू में चर्चा कर रहे थे पुट राइटिंग, इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग, 62 लाख पुट बिकी हैं और उसका इंपैक्ट स्क्रीन पर निफ्टी पर विजिबल है। इस बीच ट्रेड एट 230, मुदित गोयल हमारे साथ हैं, वही अगर आप देखें उन्हीं के सौजन्य से ट्रेड एट 230 आएगा। मुदित बताइए। बिल्कुल, देखिए ट्रेड एट 230 में मैंने चुना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस काउंटर को बाय करने की सलाह दे रहे हैं 442 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 426 का। जिस तरह से इस काउंटर ने करेक्शन दिखाया, करेक्शन के बाद इस काउंटर में बेस बिल्डिंग के बाद एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। आज के सेशन में 200 डेमा के ऊपर भी ये काउंटर निकल गया है। अगर वीकली चार्ट की बात करते हैं तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया था, उसके ब्रेकआउट के पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आ गया है। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर इस काउंटर को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। एसबीआई लाइफ में बाइंग है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी बाइंग देखने को मिल रही है। इसमें अभी तक उस तरह की चमक नहीं नजर आई थी। मुझे लगता है बिल्कुल ये लॉन्ग करके चलिए। 442 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 426 का। ऑलराइट, चलिए तो आईसीआईसीआई प्रू इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसका पूरा नाम, आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ये स्पेस ही दरअसल बहुत ही अट्रैक्टिव है। देखिए धीरे धीरे करके इंडेक्स में भी
इंश्योरेंस कंपनियों का बोलबाला बढ़ने लगा है। HDFC लाइफ आया, SBI लाइफ आया, अब ICICI प्रू भी किस दिन एक दिन आ जाएगा, देखिए धीरे से आपको पता नहीं चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, आपका व्यू क्या है मधुरेश जी? और इस स्टॉक पर आपकी भी राय चाहिए, और आपका फेवरेट वाला कौन सा है स्पेस में, ये भी बताएं प्लीज। नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, और इंश्योरेंस एज अ स्पेस आई थिंक अंडर पेनिट्रेटेड आज भी है। तो ये सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज एन अंडर पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट इन इंडिया। दूसरा आई थिंक अगर हम देखें जो इनके प्रोडक्ट्स हैं इंडिविजुअली, प्रोटेक्शन प्लान्स की हम बात करें, अन्य प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जो इनका उलझाव है स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन प्लान्स की तरफ और प्रोडक्ट मिक्स में जैसे ये बदलाव कर रहे हैं, जो मार्जिन होते हैं ये बिजनेस के लिए ये इंप्रूव ही होते जाएंगे। तीसरा आई थिंक जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन होती है, यानी नए धंधे से जो मार्जिन आती है, इंडिविजुअल प्रीमियम्स और कॉर्पोरेट प्रीमियम्स, यहाँ पे थोड़ी हमने दिक्कतें जरूर दिखी थी Q1 में because of the lockdown, but again I think these things will start improving और second half में और in the next few years ये प्रीमियम कलेक्शन with a better product mix इनके जो नए धंधे के मार्जिन है VNB मार्जिन्स को इंप्रूव करेगा। ये सम टोटल जो आता है ये आता है इनके एम्बेडेड वैल्यू में, जो धंधा लाके आती है बैलेंस शीट के ऊपर। तो एम्बेडेड वैल्यू और रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू ये इंप्रूव ही होनी है सारी कंपनीज के लिए। तो एज अ स्पेस आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी गुड। आपके वॉच लिस्ट में मेरे हिसाब से आई थिंक SBI लाइफ और HDFC लाइफ रहने चाहिए, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट प्लान्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, आई थिंक आर अ लिटिल बिट बेटर कंपेयर टू ICICI प्रू, क्योंकि ICICI प्रू के पास थोड़े यूलिप्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मोमेंटम में रह सकता है ये स्टॉक, बट आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है बाय वॉच लिस्ट में HDFC लाइफ और SBI। HDFC लाइफ आपकी स्क्रीन पे बीमा बीमा बीमा, और इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त दोनों ही स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। मीनवाइल HDFC ने अगर आप देखें एक और डे हाई शूट अप किया है। बजाज फाइनेंस, अच्छा बजाज फाइनेंस लेकर आइए, ये प्रकाश जी का जो टारगेट था ना, जी हाँ ये ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अभी कुछ देर पहले जो था वो अक्टूबर फ्यूचर्स करीब 3496 का हाई लगा के आए हैं। निफ्टी बैंक 27800 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और निफ्टी अब 11645 अपने आज के सेकंड पिवट पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा इस बीच एक स्टॉक देखिए, मैं अभी कैश का एक स्टॉक जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है। पारवेज साहब जरा प्लीज एक कैश का स्टॉक देखिएगा। GM ब्रेवरीज आपकी स्क्रीन पे क्या हुआ इस स्टॉक में? 418 सडनली वॉल्यूम्स 200 डेमा के ऊपर। मैंने जो एक फिल्टर लगाया हुआ था 200 डेमा के ऊपर, कोई भी स्क्रिप्ट आए अलर्ट कीजिए। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, और टारगेट क्या होगा अगर 200 डेमा के ऊपर सेटअप होता है तो? जी बिल्कुल वीरेन जी, इसमें स्टॉक में एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट भी हुआ, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ 380 से 410 की रेंज में एक कंसोलिडेशन था, उसका आज ब्रेकआउट इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिला है। और जिस तरीके से मूविंग एवरेज भी क्रॉसओवर देखने को मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। 412 का स्टॉप लॉस रखे, और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है 430, मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव लग रहा है, ब्रेकआउट के हिसाब से 430 के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो ये रहा GM ब्रूरीज पर, लेकिन मेरी नजरें दो ही बैंक से नहीं हट रही। एक तरफ रखिए ICICI बैंक और दूसरी तरफ रखिए HDFC बैंक। दोनों में क्या रैली देखने को मिल रही है, ध्यान रखिए। HDFC बैंक ने जो अपने तय किया है कि सैटरडे को अगले हफ्ते 17 अक्टूबर को नतीजे देंगे, और नतीजों से पहले का जो इनका अपडेट आया है वो इतना गजब का आया है जिसका हिसाब नहीं। और फिर अब बाकी बैंक्स क्या खराब अपडेट देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देखिए आज कॉन्ट्रीब्यूशंस में यही दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी बैंक के अंदर। 250 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक से देखने को मिल रहा है, और ICICI बैंक में देखिए करीब करीब 82 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। ये बाजार में अचानक से तेजी आई है पिछले 15-20 मिनटों में। दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय देखिए निफ्टी निकल गया है, ये दरअसल इन दोनों स्टॉक्स की वजह से आई है। HDFC बैंक और ICICI बैंक। गावा साहब क्या व्यू है? आज सुबह भी बात हुई थी HDFC और HDFC बैंक पर, और हम मस्ती मजाक में कह रहे थे ये तो गाबा जी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि गाबा जी के पास ये स्टॉक्स जब से IPO के समय से खरीदे हुए हैं। गाबा जी ने एक बढ़िया सा कॉल भी दिया था, देखिए इनके ऊपर। गाबा जी याद दिलाइए सुबह की सारी बातें, और ये बताइए कितना और भागेगा ये नतीजों से पहले? HDFC की बात पहले कर लेते हैं। ये मुझे 2000 वहां तक जरूर चला जाएगा, लेकिन रुकने वाला नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब भी लेना चाहिए। थोड़ा स्टॉप डीप होता है या टाइट स्टॉप किसी को चाहिए प्योरली फ्रॉम फ्यूचर्स एंगल, तो उनके लिए स्टॉप है 1890, लेकिन मुझे 2000 HDFC में नजर आ रहा है। रही बात HDFC बैंक की, ये तो दोनों ही स्टॉक जो ट्विन्स है, मेरे फेवरेट्स हैं। इसमें थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन अपसाइड ऑन है। जा रहा है कहां पर? 1180 से 1200 का जोन।
आते दिनों में देख पाएंगे। अगर ये HDFC बैंक चला गया ऊपर तो वो तो सपोर्ट निफ्टी को देगा ही देगा। और देखिए आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक एक एक करके सारे बैंक्स निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ देखिए भागते जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो कल से शुरू होने वाली है, इसमें जो 3 नए सदस्य जोड़े गए हैं इनका स्टैंस डविश है। तो अगर सब लोगों ने जोर से कहा कि एक रेट कट हो जाए, अभी तक किसी ने इसकी बात नहीं करी है। आज सुबह सुबह मैं कह रहा था कि देखिए ये डविश स्टांस वाले 3 लोग आ रहे हैं, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता बैंक निफ्टी के लिए। और ये एक और ट्रिगर है जिसकी अभी तक ज्यादा बात नहीं हुई है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का भी टोकन रेट कट आ गया तो फिर देखिए बढ़िया रैली हो जाएगी। और ये तीनों को पहली बार देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आकर वोट करना है और अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये एक और ट्रिगर है जो बात तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन दबी जबान में सबके देखिए जहन में है ये बात। बैंकिंग स्टॉक्स में 500 पॉइंट, पौने 500 पॉइंट की देखिए तेजी होती हुई। एक राय आईसीआईसीआई बैंक पर या फिर कोटक महिंद्रा बैंक पर मुदित जी, जो आपको अच्छा लगता हो बताइए प्लीज। देखिए अच्छा, अगर दोनों स्टॉक्स में अगर बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव बना हुआ है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ से लॉन्ग करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर बना लिया 200 डेमा को ब्रेक करने के पास से काउंटर आ गया है। और पूरे अगर सेक्टर की बात करें तो पूरे सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में 395 से 400 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो जो ये लेवल हम देख रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 400 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 371 का। ओके अच्छा, एक पर्सपेक्टिव से हेमंत इस पर और बात करते हैं। याद रखिएगा HDFC बैंक का जो जुलाई सीरीज का हाई था 22 जुलाई का, वो था एग्जैक्टली इतना ही 1150 रुपए के आसपास, फिर नीचे आया। कितने वाइड स्विंग थी, जरा डायरेक्टर साहब प्लीज बड़ा चार्ट दिखाइएगा। एक टिपिकल डब्ल्यू जो है स्क्रीन पे विजिबल है, फिर इसका लो लगा करीब 1000 का, फिर हाई लगा इसका 1145 का, फिर लो लगा इसका करीब 1016 का, और अब 1144 पे है। पालवी साहब मैं 2 थॉट रखूंगा। आप सीरीज के अभी भी थर्ड में से पहले ट्रांच में ट्रेड कर रहे हैं। HDFC बैंक की कोई आउट ऑफ मनी कॉल या फिर स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक भी एक बेस बना के बाहर निकल रहा है, कोई आउट ऑफ मनी कॉल इन दोनों स्टॉक्स पे आप लेना चाहेंगे क्या, या फिर दोनों को ही ले लें, या फिर दोनों में से एक की लें कोई कॉल? मुझे वीरेंद्र जी काफी स्टेबल लग रहा है सेटअप तो HDFC बैंक का, और जिस तरीके से स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है और एक बेस फॉर्मेशन करके स्टॉक अब जो ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 1180 का कॉल ऑप्शन HDFC बैंक का बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में इसी तरह से चलता रहा तो HDFC बैंक यहाँ से 1200 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन के जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 30 रुपए के आसपास। 18 रुपए में ये कॉल ऑप्शन बाय करे 1180 की, इसका स्टॉप लॉस रख ले 12 रुपए का, और टारगेट होंगे 30 रुपए तक के। तो देखिए बैंक्स यहां पर सबसे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और अच्छे वाले बैंक्स देखिए ज्यादा जोर से भाग रहे हैं, जिनके नतीजे बढ़िया आने की एक्सपेक्टेशन है। HDFC को आज हमने निफ्टी का नवाब बनाया था और अच्छा प्रदर्शन देखिए अब ICICI बैंक भी दिखा रहा है, और अब चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस की बात भी देखिए थोड़ी देर पहले गाबा साहब ने की थी, एक्सपेक्टेशन ये भी किए जा रहे हैं कि देखिए इनका भी Q2 का अपडेट अच्छा आएगा। अब एक बैंक अगर बोलेगा कि वो प्री कोविड लेवल पर आ गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि देखिए जो दूसरे और तीसरे बैंक्स हैं उनके तरफ से कोई खराब आंकड़े निकल कर आने वाले हैं। तो यही होप है देखिए सबको, और यही होप जो है वो बैंक्स को ऊपर लेकर जा रही है। साथ ही RBI की तरफ से जो पॉलिसी शुक्रवार को आने वाली है उससे भी और होप बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए 2:45 का ट्रेड हम लेंगे श्रीकांत चौहान साहब से, वो हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो डायरेक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा। अभी नहीं है हमारे साथ, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, यतिन तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, उनसे जान लेते हैं कि डीलर्स क्या बात कर रहे हैं। और उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यतिन एक डिलिस्टिंग को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। वेदांता का स्टॉक दिखाइए, वेदांता पर चर्चा करते हैं। वेदांता के शेयर में कल भी हमने देखा था थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन ऊपर में शेयर टिक नहीं पाया अब। और आज भी अगर आप देखें तो 137 के आसपास कारोबार कर रहा है, ज्यादातर समय इसने लाल निशान में ही बिताया है। किस तरह की बोलियां लगी हैं डीलिस्टिंग में, बताइए यतिन। तो हेमंत, जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि 2-3 दिन से मार्केट ने वेदांता को एक रेंज सी दे रखी है, क्योंकि जो रिवर्स बुक बिल्डिंग ऑफर है उसमें हमने ये देखा है कि दूसरे तीसरे दिन के बाद ही एक्शन शुरू होता है, दूसरे तीसरे दिन के बाद ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो अभी तक का जो अपडेट है, जो मैंने 1:30 बजे का डेटा लिया था, 1:30-2 बजे का डेटा
का, उसके अंदर कुल मिला के लगभग 9-9.25 करोड़ शेयर जो है उसकी बोली रिवर्स बुक बिल्डिंग ऑफर में ऑलरेडी लग चुकी है। डीलिस्टिंग ऑफर में इतने शेयर जो है वो टेंडर हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो 9 करोड़ शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से अधिकतम बोलियां यानी 50% से ज्यादा की बोलियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के हिसाब से QIBs और म्यूचुअल फंड जो कि संस्थागत निवेशक होते हैं उनकी बोलियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो एक तरीके से जो रेंज उभर के आ रही है ये 9 करोड़ शेयर्स की 138 से लेकर 140 के आसपास ये टेंडरिंग हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि अब तक 138 140 के अंदर बुक बनी है तो शायद यही बुक बनेगी, नहीं, क्योंकि कुल मिला के 130 140 करोड़ शेयर्स की बोलियां आना अभी बाकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 7-8% ही शेयर टेंडर हुए हैं, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत करिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि LIC और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ये जो दिग्गज शेयर होल्डर्स हैं इनका बिड और इनका बोली अभी तक आना बाकी है। तो शायद बुधवार या गुरुवार ये 2 दिनों में से कभी भी ये दोनों दिग्गज प्लेयर्स जो है अपनी बोलियां लगाएंगे और उसके बाद ही कोई टाइप का कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये डीलिस्टिंग 140 पे हो रही है, 150 पे हो रही है, 200 पे हो रही है। किसी भी एक प्राइस डिस्कवरी जो है अभी तक हो नहीं पाई है। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर कि अगर आप बोली लगाएं तो ये ध्यान में रख के लगाएं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी आना बाकी है और यहां से भी एक सरप्राइज का एलिमेंट दोनों तरफ हमको देखने को मिल सकता है। आखिरी दिन लगाए ना शुक्रवार को, वो ज्यादा सही है, बुधवार बृहस्पतिवार, और देख लीजिए कहां पर जाता है और तब तक ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि डीलिस्टिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। बहुत ऊपर जाएगी तो फिर ये भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि डीलिस्टिंग हो रही है कि नहीं हो पा रही है, क्योंकि 87 रुपए पर प्रमोटर्स ने सोचा था डीलिस्ट कराने का और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सस्ती है कंपनी, 200-250 रुपए पर बोली लगाई जानी चाहिए, वो शायद सही भाव होगा इस कंपनी को डीलिस्ट कराने का। तो फिर देखना होगा डीलिस्टिंग पास होती है या फेल होती है, इसके ऊपर निगाहें हमारी टिकी हुई। लेकिन 2:45 हो चुके हैं। श्रीकांत जी कहां गए? डॉक्टर साहब ढूंढिए उनको जरा। जुड़ चुके हो तो बताइएगा। नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। चलिए यतिन के पास फिर दोबारा चलेंगे और उनसे जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा हो रही है, बताइए। तो हेमंत, मूड तो फिलहाल पूरी की पूरी बैंकिंग पैक और NBFC पैक पे है, और जिस हिसाब से आप थोड़े दिनों पहले रियल एस्टेट के आंकड़े पढ़ रहे थे और जिस हिसाब से बैंक्स अपने होम लोन सेगमेंट की ग्रोथ की बात कर रही हैं, तो पिरामल एंटरप्राइज एक ऐसा शेयर है जहां डीलिंग रूम्स की निगाहें हैं। स्टॉक ने लगभग 1600 के लेवल से करेक्शन दिया है, 1300-1350 की रेंज में स्टॉक काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। आज बहुत दिनों बाद हमने पिरामल एंटरप्राइज में देखा है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे बाइंग हो रही है। लगभग 1.5% की बढ़त आज के सत्र में हमको देखने मिली है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ BTST करें और 1360 से लेकर 1375 तक के लेवल्स यहां हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो एक पिरामल एंटरप्राइजेस पे बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा पिडिलाइट, तो पिडिलाइट पे भी डीलिंग रूम्स का रुझान ये है कि पोजिशनल बेसिस पे 1500 से लेकर 1525 तक के लेवल आ सकते हैं। पिडिलाइट में भी हमने देखा है कि रिकवरी जो है बिजनेस में ओवरऑल बेसिस पे ऑन द ग्राउंड अच्छी खासी दिख रही है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। तो पिडिलाइट में भी लॉन्ग पोजीशंस आज के सत्र में हमको देखने मिले हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8% का बड़ा इजाफा आज के सत्र में हमको पिडिलाइट में भी देखने को मिला है। तो याद रखिएगा पिडिलाइट, और यहाँ पे बाय कॉल है और इनफैक्ट लीडर्स की एक्सपेक्टेशन अपसाइड की अच्छी खासी है। और साथ ही साथ अगर आप देखें पिरामल एंटरप्राइजेस, दोनों ही स्टॉक्स बेहद शानदार चार्ट पैटर्न है। राजेश जी एक चीज देखिएगा, अभी यतीन की बात करते करते अगर आप देखें ये PEL डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और यकीन मानिए एग्जैक्टली यही प्राइस जो आपकी स्क्रीन पे है ये इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि इसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सरेंडर कर दिया था 1387 पे 31 अगस्त को। और दूसरा पिडिलाइट जिस पर हमने सुबह बात कर रहे हैं, सुबह भी बाय कॉल ली थी, उस पर शुभम की बाय कॉल भी थी। इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे, एंड स्पेशली PEL के इस ब्रेकआउट को कितनी रिस्पेक्ट देंगे आप, राजेश जी? तो बीरेन जी बिल्कुल मैं PEL के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये स्टॉक में अगर देखें तो यहाँ से स्टॉक ने अभी बेस फॉर्मेशन जो किया है उसके बाद ये सेकंड थर्ड डे जहाँ पे स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी स्टॉक सस्टेन हो रहा है, तो ये स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम बिल्कुल बनते हुए दिखना चाहिए ऊपर में। मुझे लगता है इसके जो इमीडिएट टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो 1400 और 1420 तक के टारगेट इसमें आते हुए अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए।
करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बैठता है इस ट्रेड के लिए वो करीब बनता है करीब 1320 के आसपास। तो ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है 1320 और ऊपर के टारगेट जो लगते हैं वो 1400-1420 तक के टारगेट लगते हैं। स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी काफी फेवरेबल सेटअप है और स्टॉक अभी ये जो पूरा करेक्टिव मूव था उसके बाद से जो बेस बना है उसके बाद से अब ये रैली इसमें अब जस्ट स्टार्ट होना चालू हुई है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम और यहाँ से पिकअप होगा जो 1400 के ऊपर भी इस स्टॉक को लेके जा सकता है। बहुत ही बढ़िया है। देखिए हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में ही तेजी है। आज सुबह सुबह एचडीएफसी बैंक को हमने निफ्टी का नवाब बनाया था, बाजार का बादशाह बनाया था। वो 7.5% ऊपर है। जिन जिन कंपनियों का रियल एस्टेट सेक्टर पर एक्सपोजर बढ़ा है उनके लिए भी तो राहत है। आप ये भी सोचिए मयूरेश जी, नहीं एचडीएफसी ज्यादा कर्ज देगा अगर रियल एस्टेट सेक्टर भागता है। पिरामल एंटरप्राइजेस ने तो पहले से ही बिल्डर्स को देखिए फाइनेंसिंग की हुई है, तो उनके लिए भी अच्छी बात है अगर रियल एस्टेट सेक्टर की सेहत सुधरती है। ये बताइए इस स्पेस में कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो, क्योंकि आज दिन इन्हीं का है। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स एनबीएफसीज में शानदार रैली देखने को मिल रही है। बिल्कुल हेमंत जी, और कैनफिन होम्स मुझे लगता है थिंक एक बहुत चुनिंदा एक मोमेंटम पिक हो सकती है। दो रीजंस और भी दे पाऊंगा इसके ऊपर में। एक आई थिंक जो एक्सपोजर होता है रिटेल और कॉर्पोरेट डेवलपर बुक की तरफ, तो रिटेल की तरफ इनका रुझान बहुत ज्यादा है, अराउंड 75% बाकी का भी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ऑलमोस्ट 85-90% इज कमिंग थ्रू इधर सैलरीड एम्प्लॉइज या सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज। इसलिए जो एक डर रहता है कि आई थिंक जो डेवलपर सेक्शन को मैं दूंगा या लोन्स दिए हुए हैं वहां पे एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कितने खराब हो सकते हैं, इसलिए इनकी एसेट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं जीएनपीएस नेट एनपीएस इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। निम्स अच्छी तरह से आई थिंक प्रोटेक्टेड है क्योंकि इनकी जो पेपर की क्वालिटी है जहां से ये बोरोइंग्स लेते हैं बैंक से और नबार्ड से, वो आई थिंक अच्छे दरों पे मिलती है, जिसकी वजह से इनकी जो निम्स और स्प्रेड्स ये मेंटेन कर पाते हैं। 20,000 करोड़ के आसपास इनका ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। डिसबर्समेंट्स आर बैक टू नॉर्मल और एक्सपेक्टेशंस यही हम रख रहे हैं कि आरओए और आरओई इंप्रूवमेंट ये सारे फैक्टर्स की वजह से और बढ़िया होंगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये लगता है आई थिंक ब्रॉडर यूनिवर्स में अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चूज करनी हो तो कैनफिन होम्स एक अच्छा विकल्प है। तो कैनफिन होम्स बढ़िया स्टॉक है सर, अच्छा पसंद है। आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को देखिए दिन है, ये सारे स्टॉक्स भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई थी, देखिए वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छी रैली, पीईएल की अभी बात हुई, सब में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में श्रीकांत जी हमारे साथ फाइनली जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं आपका जो लैपटॉप है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप फोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, बताइए कौन सा स्टॉक है जो आपने चुना है? थैंक यू हेमंत जी। इनफैक्ट देखा जाए तो ये टाइम में अगर लैपटॉप अगर इशू करे और उसमें अगर ये सब कोविड पीरियड चल रहा है तो और भी troublesome हो जाता है। उसमें मार्केट में तेजी बन रही है, सही मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक हाई क्रॉस कर लिया है। बट एनीवे मुझे लग रहा है कि काफी सारे स्टॉक्स वैसे अच्छे चल रहे हैं और हाउसिंग तो आपने मॉर्निंग में भी अच्छा डिस्कस कर लिया था और वो तो चल ही रहे, लेकिन मुझे लगता है कि सन फार्मा ने एक काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक यहाँ से 550-555 के लेवल्स को छू सकता है। तो ये वेरी शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे मोमेंटम में कन्वर्ट हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है। तो काफी नियर बाय का स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम लोग और 510 का मैं रिवाइज स्टॉप लॉस दे दूंगा और टारगेट्स हम रखेंगे 550 और 555 के। ऑलराइट, तो सन फार्मा आप इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं आप, और वो आपने बात बिल्कुल सही कही। ये फोन अगर हैंग हो जाए या लैपटॉप अगर ना चले तो एक आध हार्ट की स्किप हो जाती है बीट ये आजकल, और वो भी इस दौरान। तो आप अपना ध्यान, आपने बिल्कुल सही कहा ये, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ, बढ़िया लगा। सन फार्मा, और ये बढ़िया कंपनी है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। सन फार्मा का एक बार चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब, आप देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सन फार्मा में कल भी एक अच्छी रैली थी और आज भी आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ ये स्टॉक देखिए करीब 523 पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मार्केट पर भी व्यू बताइए क्या है श्रीकांत जी? ये तेजी देखने को मिल रही है, बैंक का इंजन जो डबल इंजन रेलवे वाला देखिए लग चुका है और ये खींच रहा है बाजार को, इस पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, इनफैक्ट मार्केट इतने शॉर्ट पीरियड में 620 के लेवल को क्रॉस कर लेगा, ये थोड़ा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस मार्केट में काफी अच्छे शॉर्ट क्रिएट होते जा रहे हैं और चूंकि मार्केट ने 620 का लेवल क्रॉस कर लिया है, जहां पे मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा रिस्क लेगा, लेकिन अगर वो लेवल उसने क्रॉस कर लिया है तो आई एम वेरी मच श्योर कि हम लोग आने वाले दिनों में 1100 को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये 12,000 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए भी तैयार हो चुका है ये मार्केट। क्योंकि अगर आप देखिए तो सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं चल रहे थे,
बाकी सभी सेक्टर ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से रेडी हो चुके थे और वो चल रहे हैं। एफएमसीजी ने भी अच्छा सपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी मार्केट को। तो अभी मुझे लग रहा है कि बैंक्स भी चलेंगे और मार्केट डेफिनेटली एक बार 12,000 के लेवल्स को छुएगा, ये लग रहा है। और वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि जो आज के लोज है 11,560 रुक के, उसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को लॉन्ग करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट शायद इमीडिएट बेसिस पे 11,800 के लेवल्स को भी छू सकता है। ओके, 11,800 याद रखिए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 11,800 की कॉल में खड़ा है। और निफ्टी बैंक याद रखिएगा अब सारे एवरेजेस के ऊपर है, लीविंग 200 डेमा, और वो आता है 23,532 के जोन में। तो निफ्टी बैंक दोनों ही अगर आप देखें अच्छा करते हुए। मीनवाइल आज एक नंबर और आए थे, उसमें थायरोकेयर अभी मेरे स्क्रीन पे अलर्ट आया है कि ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर है। मयूरेश, इस स्टॉक पे हमने कई बार बातचीत की है। आप देखिए इस क्वार्टर के अगर आप देखिए रेवेन्यूज में 37% का जंप, इनको आज इनकी एक गुरुग्राम इकाई की जो टेस्टिंग यूनिट है उसकी इजाजत भी मिली है। इस प्राइस पे 891 पे, स्पेशली जब एक स्टॉक लगभग 3-4 महीने में दोगुना हो गया हो, क्या प्रॉफिट बुक करें यहां पे या फिर इसे होल्ड करें अभी? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और इसकी आई थिंक 2 वजह फंडामेंटली एटलीस्ट जैसे मैं देख रहा हूँ। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम कोविड टेस्टिंग, जो डायग्नोस्टिक्स और टेस्टिंग का जो उलझान बढ़ेगा, बिकॉज आई थिंक जो अवेयरनेस बढ़ेगी अभी जनरल पब्लिक में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू शो आउट इन द नंबर ऑफ टेस्ट दैट विल गेट कंडक्टेड। अभी इसके जो पियर्स हैं, मेट्रोपोलिस, लाल पाथलैब, मेट्रोपोलिस लार्जली B2B और B2C दोनों में है, बट थायरोकेयर में आई थिंक जैसे टेस्ट होते हैं यहाँ पे आई थिंक उलझान बढ़ते जाएंगे एज मोर अवेयरनेस गेट्स क्रिएटेड। दूसरा आई थिंक इनका जो ज्योग्राफिकल रीच है ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। म्यूचुअल फंड होल्डिंग ठीक ठाक है इवन फॉर द क्वार्टर गॉन बाय। और जो अर्निंग्स की हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट डायनामिक्स, इबिट मार्जिन्स बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं बिटवीन 38 एंड 42%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो एक बहुत बड़ा वेरिएबल होता है 20-21% के आसपास है। और ये आई थिंक टेस्टिमनी देता है इनके बॉटम लाइन और अर्निंग्स को। तो ये स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, बट मुझे लगता है आई थिंक एक मोमेंटम ट्रेड और भी बाकी है इसमें। तो आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखें। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है थायरोकेयर पर, लेकिन और भी बहुत एक्शन है। देखिए मिड कैप में एक्शन और बढ़ता हुआ, और बैंक निफ्टी में तो देखिए तेजी ऐसी हो रही है जिसके क्या कहने। अब 440 पॉइंट ऊपर ये बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। गाबा साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में ही बात हो रही थी कि बाजार में तो अच्छी रैली देखने को मिलेगी 2 बजे के आसपास, और देखिए इस समय दिन के हाईस पर। ये बताइए बैंक निफ्टी का चार्ट अब आपको कैसा लग रहा है, और कहां तक जाने के लिए हम बैंक निफ्टी पर तैयार हैं? कोई इंपॉर्टेंट लेवल जिस पर नजर हो आपकी? अब मुझे ठीक लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक चार्ट। अब कह सकते हैं कि निफ्टी में 11,575 800 जोन से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड ऑन है। रही बात बैंक निफ्टी की, मुझे लगता है ये 23,000 की तरफ जरूर चला जाएगा। आज एक जो मूव मिला है ये बढ़िया मिला है, और बाउंस अच्छी जगह से मिला है, करीब 22,650 के आसपास। राइट, तो देखिए 22,650 के आसपास आप कह रहे हैं बाउंस मिला है, तो टारगेट तो बताइए बैंक निफ्टी का। 23,000 पार कर लेगा। 23,000 पार कर लेगा। हाँ, 23,000 में एक साइकोलॉजिकल पुट एंड कॉल प्ले करते हैं, वहां पर थोड़ा रुक सकता है, फिर एक साइडवेज मूव मिलेगा, फिर वहां पर पार कर लेगा, तो मेरे ख्याल से 23,000 पार कर लेगा। BTST करेंगे बैंक निफ्टी में? करना चाहिए। तो देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में रैली हो रही है, ध्यान रखिए, और बैंकिंग स्टॉक्स ही पैसा बनाकर पक्के तौर पे आपको देंगे, और आईटी के बाद बैंक्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। भसीन जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, डायरेक्टर साहब जब जुड़ जाए तो बताइएगा, 2 मिनट का वक्त है अभी, वो आपको बताएंगे उनके भरोसेमंद शेयर 2 कौन से हैं। चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन जी के पास चलते हैं सीधे। अच्छा नीरज आपको बताएंगे 3:15 बजे के आसपास उनका कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। देखिए आपको दिख रहे हैं इस समय विंडो में, बिल्कुल तैयार, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कौन सा शेयर आज दिया जाए कल का खिलाड़ी आज में। और कल एक स्टॉक बताया था जो 15-20% देखिए सेकंड हाफ में भागता हुआ आपको दिखा था, सीमेंट शेयरों पर नजर है इनकी आजकल। चंदन जी से पूछते हैं पहले। चंदन जी स्वागत है, बताइए शानदार रैली, बेहतरीन मंगलवार साबित हो रहा है अब तक तो। 550 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, क्या व्यू है मार्केट पर?
जी देखिए, मार्केट में बिल्कुल मंगल को मंगल हो रहा है और बाजार ने जो प्रीवियस स्विंग आई है 11,618 उसको निकाला है। और उससे अच्छी बात है कि बाजार में लगातार 7 दिनों से हाई लोज बन रहे हैं और बीएफएसआई जो सेगमेंट था वो अंडर परफॉर्मर था, वहां पे बढ़त बन रही है। तो बाजार में आईटी, फार्मा और कंजम्पशन तो चल ही रहे थे। अब इस हिसाब से फाइनेंशियल और बैंकिंग भी सारा दे रहे हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी को 11,800 12,000 तक के लिए में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सेटअप काफी पॉजिटिव है, बाजार सारी मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है। और इनफैक्ट आप देखोगे कॉल की अनवाइंडिंग की वजह से यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन को आईवी इंस्टअप हुई थी। तो कहीं ना कहीं 11,600 11,800 के कॉल राइटर को यहाँ पे धक्का मिल रहा है। उनकी अनवाइंडिंग की चलते ही 100-150 पॉइंट का और मूवमेंट आ जाएगा। तो हमारा मानना है कि अब 11,500 के ऊपर जब तक निफ्टी है अपनी टेलिंग पोजीशन रखें या जो पोजीशन है उसको नए स्टॉप लॉस से बनाए। ऊपर हमारा मानना है 11,800 11,900 तक के लेवल बनेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग के मोमेंटम मिलेंगे। इस पूरी सीरीज में देखें पिछले 7-8 दिनों में तो बैंक निफ्टी ने जब मूवमेंट दिखाया था तब शॉर्ट कवरिंग हुई है और लास्ट की सीरीज के थोड़े से जो शॉर्ट्स थे वो यहाँ पे अभी तक इंटेक्ट है। और जिस हिसाब से 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, लग रहा है बैंक निफ्टी 23,300 23,500 की तरफ जा सकते हैं। ओके, इस बीच भसीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं भरोसेमंद शेयर उनके लेकर, लेकिन मैं इस बीच आपको एक अलर्ट दे दूं। HDFC ये याद रखिएगा 25 मार्च जिस दिन बाजार में आप देखें 7513 का लो लगा था, उस दिन के बाद मेरे ख्याल से ये आज का मूव उससे भी बड़ा मूव है। और एक और चीज याद रखिएगा, ये लास्ट 5 साल के आज इनफैक्ट 5 साल क्यों है, जी हाँ 5 साल का ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम डे है। यानी 2015, 16, 17, 18, 19, 20 का ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम डे है। इससे पहले इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हुए थे 20 सितंबर 2019 को। तो HDFC के इस मूव को सलाम है। और इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि यहाँ पे 1680 पर CNBC आवाज के इस मंच पे बाय कॉल दी गई थी। इट्स वैल्यू बाय, और आई थिंक ये वैल्यू बाय भसीन साहब ने भी कहा था। भसीन साहब, आप उस कॉल के लिए बधाई के पात्र हैं और क्या गजब का मूव आया इस स्टॉक में। बताइए सर, आज की आपकी कॉल्स क्या होंगी जिन पे आपका कन्विक्शन अच्छा है, और कल की ट्रेड्स को प्लीज समराइज कीजिएगा एक बार। हाँ जी, वीरेंद्र जी आपको और हेमंत जी को गुड आफ्टरनून। और देखिए कन्विक्शन प्लेज आउट। एक हफ्ता पहले 10,800 पे सब जूझ रहे थे। आपको क्या था 12,000 दिवाली, उससे मुझे लगता है पहले ही आ जाएगी। 1650 पे आपको खड़े होकर कहा था दिवाली पे 1950 HDFC। आज ही आ गया इतना बड़ा मूव सर, आपने देखा नहीं है 4 दिन में। सो कन्विक्शन पेज एंड ब्लू चिप्स विल स्टैंड आउट। सो यस, दिस हैज बीन अ ब्रिलियंट मूव एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल के सबने जिन्होंने CNBC आवाज देखी है उन्होंने कमाया है सर। क्योंकि HDFC जैसा शेयर अगर 15 से 20% मूव आपको हफ्ते में दे, इट्स अ क्रेडिबल मूव। कल का मेरा मूव था सर, कैडिला 413-14 में दिलाया, 425 बिक गया बुक प्रॉफिट। टाटा पावर आपको 53, 75, 54 में दिलाया, 55 बिक गया बुक प्रॉफिट। और अब मेरे पे 2 बाय कॉल्स हैं और रीइटरेट करता हूं सर 23,500 से 24,000 बैंक निफ्टी बाय दिवाली। क्या बात है सर, तो शानदार कॉल था। और देखिए बढ़िया रैली, दिवाली से पहले दिवाली हो रही है। 2 आइडियाज बताइए जो आपने ढूंढे आज के लिए भसीन साहब। तो दोनों मिड कैप NBFC और बैंक्स हैं। फेडरल बैंक 51.50 में लीजिए, 49.50 का स्टॉप लॉस। इसमें 56 का टारगेट मुझे दिखता है। इफ आई एम करेक्ट इट कैन इवन गो अप टू 60। बेस्ट प्ले ऑन गोल्ड लोन एंड जो आपका साउथ में जो एग्री इनकम है वो बहुत स्ट्रांग होगी। दूसरा भाई अगेन NBFC जो बहुत आउट परफॉर्म करेगा L&T फाइनेंस। पेरेंट इज वेरी स्ट्रांग, 63, 50, 64 में लीजिए, 61 हाफ का स्टॉप लॉस, 72.50 to 75 का टारगेट। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग एक शानदार NBFC और मुथूट मन्नापुरम तो देखिए चल ही रहा है। गोल्ड का पोर्टफोलियो फेडरल बैंक के पास भी है, तो फेडरल बैंक आपने चुना है। और देखिए फाइनेंशियल सेक्टर से ही दोनों स्टॉक्स निकाले हैं भसीन साहब ने, यही सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, शानदार आइडियाज देखने के लिए। कल इनके ऊपर हमारी नजर फिर से रहने वाली है। तो NBFC फाइनेंशियल्स यहीं पर देखिए वीरू सबसे ज्यादा पैसा हमारे दर्शक बना रहे हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉल्स भी आती हुई आपको नजर आ रही हैं। चलिए एक और सेक्टर है उसकी बात करते हैं। रूरल सेक्टर में M&M की आप देखिए आज इसमें भी शानदार मूव है, अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया। आज सुबह सुबह भी देखिए इसकी चर्चा हो रही थी, इवन मारुति की बात थोड़ी देर पहले हुई थी, टाटा मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इस सेक्टर में को क्लोजली देखिए ट्रैक करते हैं चंदन तापड़िया जी। चंदन जी कोई बढ़िया आइडिया जो आपको इस सेक्टर से नजर आ रहा हो बताइए प्लीज।
जी, बिल्कुल सही। देखे हेमंत जी, आपको याद होगा वीरू ने कुछ दिन पहले इशारा कर दिया था कि अब कॉमर्शियल पे भी चले जाओ, और आप देखो कैसे टाटा मोटर्स, मारुति में भी मूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पे प्रीफर्ड की बात करें तो एमएनएम रहेगा, और सारे ऑटो काउंटर्स में यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम है, और जिस हिसाब से एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चल रही है, ऑटो में भी यहाँ पे अट्रैक्शन बनना चाहिए। तो एमएनएम में एक काउंटर है जहां पे हम लगातार रिकमेंडेशन दे रहे हैं। स्टॉक ने लगभग 6-7 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। 615 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 645 650 तक का लेवल दिखाना चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे टाटा मोटर्स ने एक मेजर मोमेंटम दिया है। काउंटर ने आज लगभग 18% का ओपन इंटरेस्ट के साथ में वीकली और डेली में वापस बाय सिग्नल दिया है। पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन के बाद जिस हिसाब से यहाँ पे ओआई का अनवाइंडिंग हो रही है, ऊपर की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, लग रहा है इस काउंटर में लगभग 155 तक के लेवल बनने चाहिए। तो काफी दिनों के बाद में ऑटो में जो लेगार्ड काउंटर था टाटा मोटर्स, वहां पे अपमूव बनना चाहिए। 140 का स्टॉप लॉस है, 152 से लेके 155 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन है। जी आज सुबह भी हेमंत ने जब एमएनएम की बात छिड़ी थी ना, मयूरेश जी आप यकीन मानिए मैं उस वक्त डिस्कशन करना चाहता था। एक तो थार सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज पे आपने फ्लैश देखा ही होगा, 9000 बुकिंग। अच्छा हेमंत जानते हैं मैं अभी ट्रेवल कर रहा था ना हरिद्वार, तो ये पूरी बेल्ट जो है ना दिल्ली से लेकर नोएडा से लेकर हरिद्वार, ये पूरी गन्ने की बेल्ट है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका जो प्रोडक्ट है ना युवराज 215 छोटा सा ट्रैक्टर है, इतनी ज्यादा संख्या में दिखाई दिया। कल स्पेशली अगर आप देखें वो एक 10 ट्रैक्टर्स की लाइन जा रही थी। तो जो आप रूरल की बात कर रहे हैं ना, देखिए वो पूरी की पूरी प्ले हो रही है इसके लिए। मुस्कुराते हुए चंदन जी, आप रूरल सेक्टर की बात करेंगे तो चंदन जी इसके ऊपर अब एक पूरी किताब लिख सकते हैं। आप कंप्लीट करिए लेकिन हाँ मैं आई थिंक यही जब उसको देख रहा था ना मयूरेश जी, तो मेरे को लग रहा था कि इस बार इनके वॉल्यूम्स ऐसे ही खोखले नहीं रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे हैं। आपकी राय मेरे पर, एंड स्पेशली अब इनके लिए अगर आप देखें थार वाली थीम और रूरल थीम दोनों काम करेगी। इसका ऑल टाइम हाई है, बताऊं मैं आपको एमएनएम का, वो है 980 रुपए। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल राइट का। आई थिंक जो ये छोटे ट्रैक्टर्स है ना वीरू जी, आई थिंक ये 20 मेगावाट के नीचे रहते हैं, तो जो हेक्टर साइज रहती है उसके हिसाब से ये बनाते हैं, और स्मॉल साइज के लिए आई थिंक अप्रोप्रिएट ट्रैक्टर्स रहते हैं। दूसरा आई थिंक जो आप थार की बात कर रहे थे, तो गौरांग जी, हेमंत जी और वीरू जी, गौरांग जी के गाड़ी में अपने को बैठना है जब इनकी नई थार आएगी, तो सही है, तो लेके जाना है ना। और नंबर्स का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स काफी ठीक ठाक रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। बोथ इनके जो वेरिएंट्स हैं डीजल में और पेट्रोल में, ये फायर करेंगे ऑटोमोटिव साइड पे। जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस, जो आप ट्रैक्टर बिजनेस की बात कर रहे थे वीरू जी, वहां पे आई थिंक जो हमने एक्शन देखा है वो तो जबरदस्ती है। और तीसरा आई थिंक सयोंग का लेके कुछ डेवलपमेंट्स अगर होती है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, तो बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ देगी। और एसओटीपी वैल्यूएशन भी इनके जो निवेश है बाकी के कंपनीज में, इसको आप जोड़े तो आई थिंक एब्सोल्युटली तो मोमेंटम बिल्कुल बना रहेगा ये स्टॉक में। 650 को क्रॉस करे एक बार तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक और तूल पकड़े। ऑलराइट, तो एमएनएम बढ़िया स्टॉक है, इसके ऊपर नजर रखिएगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ऐसे ही अगर और लोग कहते हैं ना, ये एक बहुत और लोग बताते रहे कि हम भी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो मयूरेश जी आप भी एक, मुझे लग रहा है थार ले लेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पर भी जचती है। अगर आपने मूड बना रहे हो तो बताइएगा, क्योंकि गाड़ियों की जो बुकिंग है देखिए वो शुरू हो चुकी है। मैं आप तक एक व्यक्ति को भेज दूंगा, सर आपकी गाड़ी की बुकिंग तुरंत हो जाएगी। आपका मन बन रहा है, वैसे आपके ऊपर जचेगी ओपन जीप में आप बैठे हुए। अरे सर थैंक यू सो मच, बट अभी तक नहीं बना है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। वीरू, हम और आप मिलकर मयूरेश जी को पटाएंगे। एक दोस्त के पास हो तो काम चल जाएगा हम लोगों का, हमें तो शाम को घूमना ही है ना। तो मयूरेश जी के पास होगी तो भी अच्छा है, गौरांग जी के पास होगी तो भी बढ़िया है। कुछ कह रहे हैं आपके बेंड्रा के प्रकाश जी ने मेरे ख्याल से बेंड्रा के प्रकाश जी ने बुक करा ली, वो कहते रहते कि बुक कराऊंगा मैं। हाँ प्रकाश सर क्या चलिए, तो मेरी सवारी तो पक्की हो गई। लीजिए हेमंत की पक्की। कभी लिफ्ट दे दिया करिएगा स्टूडियो के लिए। नीरज जी को जरूर। चलिए, गाबा जी से मैंने देखिए कमिटमेंट भी ले लिया है। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नीरज जी को भी दिलानी है। चलिए इस बीच एक नीरज जी को भी दिला दीजिए। ये देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सामने बात कर सकते हैं। नीरज जी की पर्सनैलिटी ये है, वो नीरज जी
नीरज जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप यकीन मानिए थार लेके वो एक पूरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकते हैं, यकीन मानिए। इतनी पर्सनैलिटी अच्छी है नीरज जी की। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यकीन मानो। समझ रहा हूँ मैं, समझिए ना मेरा इशारा, बिल्कुल समझ गया आपका इशारा। तो अलग अलग कलर की दिलवाएंगे ताकि लगे कि हाँ भाई, वरना एक ही रंग की ले ली तो सबने, तो फिर पता चलेगा कि सब साथ में जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, थोड़ी देर में आपका तो नया कल का खिलाड़ी आज भी है, बिल्कुल। और कल वाला स्टॉक तो गुजरात सिद्धि सीमेंट बताते ही 20% भाग गया था। आज भी कुछ इसी तरह की तैयारी है? देखो, निवेशकों ट्रेडरों को मजा आ जाएगा तो हो जाएगा, बिल्कुल। कोशिश तो वही है। तो कौन सा सेक्टर चुना है आपने? सेक्टर तो हमारा जो फेवरेट है वही होगा, बेस और इंफ्रा, और जो आगे आपको ग्रोथ देगा रफ्तार के लिए जो जरूरी है वो सेक्टर है। तो ये हिंट दे रहे हैं ग्रोथ के लिए, रफ्तार के लिए कोई जरूरी है ये सेक्टर। चलिए, तो हम लोग सोचेंगे कौन सा सेक्टर है, लेकिन 3-15 होने वाले हैं। चंदन जी से जान लेते हैं कि उनका 3-15 का ट्रेड कौन सा है, उसके बाद नीरज जी के पास भी चलेंगे। चंदन जी बताइए, 3.25 का ट्रेड आई एम श्योर आपने तैयार कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए सर। जी, काफी मशक्कत करना पड़ा था एक ट्रेड के लिए, क्योंकि एक शानदार मोमेंटम भारतीय बाजारों में बना है, और कहीं ना कहीं अब काफी दिनों बाद फोकस है वो पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में बना है। जिस हिसाब से एचडीएफसी लिमिटेड ने मोमेंटम दिखाया है, सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो रैली दिखा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक नॉन एफएनओ काउंटर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को सेलेक्ट किया है। देखिए, ऑलरेडी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, और जब बाकी सारे दिक्कत चल रहे हैं तो इस काउंटर में और बड़ा मूवमेंट आएगा। तो स्टॉक का काफी अच्छा सेटअप है, आप देखोगे लगातार पिछले काफी वीक से हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा है। तो अभी लगभग 348 349 के आसपास पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस चल रहा है, खरीदना चाहिए। 339 का स्टॉप लॉस, 366 से 370 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल है। बढ़िया है, आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी देखने को भी मिल रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आपको पसंद आ रहा है, इसके ऊपर नजर होगी। ये बीटीएसटी के तौर पे भी ले लें सर, या बीटीएसटी का कोई और आइडिया है आपके पास? जी, बीटीएसटी में काफी सारे काउंटर्स है, क्योंकि आज तो ना स्टॉक्स की काफी एक बड़ा अंबार लगा हुआ है जी। मेरे हिसाब से 4-5 बीटीएसटी से ट्रेडर्स नहीं करे तब तक आज का दिन सफल नहीं होगा। ये सर बताइए, कोई बढ़िया सा बीटीएसटी भी साथ में, फिर बाकी एक्सपर्ट से भी लेता हूं। जी बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे बीटीएसटी के रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरे सीमेंट काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम है, और पिछले लगभग 10-15 मिनट में काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम में 5-6% के ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं। काउंटर में लगभग 4050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 4300-4350 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। जी हाँ, तो सीमेंट का मूव एग्रेसिव होता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पे 4146 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डे हाई पे कारोबार कर रहा है। बीटीएसटी रेट है, थोड़ा बीटीएसटी रेट्स पे और फोकस कर लेते हैं इससे पहले कि नीरज जी के पास जाएं। फाइनली राजेश जी, अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें हमारी बात भी हो रही थी, लुक एट अंबुजा एट डे हाई, अल्ट्राटेक सीमेंट एट डे हाई। सर, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा, और कोई खास इस स्पेस से? हाँ, देखिए वीरेन जी, बीटीएसटी ट्रेड के लिए मैं अगर देखूं तो बैंकिंग फाइनेंशियल से मुझे कोटक बैंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का सेटअप है स्टॉक का, मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक को बीटीएसटी करके जाना चाहिए। यहाँ पे 1338 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक में। मुझे लग रहा है 1315 का स्टॉप लॉस रख ले। कल तक के मेरे टारगेट जो होंगे इसमें 1365 1370 तक के टारगेट होंगे। तो कोटक बैंक मुझे यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर सीमेंट सेक्टर में मुझे बीटीएसटी करना है तो अल्ट्राटेक तो ऑलरेडी चंदन जी ने दिया है, और सीमेंट सेक्टर से जो दूसरा स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में भी देखें तो एक लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी और डे हाई के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो ग्रासिम भी बीटीएसटी किया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है टारगेट जो कल तक देखने को मिलना चाहिए 770-75 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 748 के स्टॉप लॉस से ग्रासिम बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। बढ़िया है, अल्ट्राटेक चलेगा तो भी ग्रासिम चलेगा। और देखिए अल्ट्राटेक के शेयर्स हैं ग्रासिम के पास, और अल्ट्राटेक में तो चाल आई गई है, तो आप कह रहे हैं ग्रासिम आपको पसंद आता है बीटीएसटी के लिहाज से। मयूरेश जी, आपको कोई ट्रेड बीटीएसटी के लिहाज से अगर अच्छा आता हो तो बताइए प्लीज। बिल्कुल हेमंत जी, और कल का ही मैं कंटिन्यू करूंगा। जीएसएफसी, आई थिंक आशीष जी ने कहा था कि एक प्रोडक्ट जो 250 करोड़ का है ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मार्केट में, और इनके मैनेजमेंट ने, जैसे मैंने परसों कल भी कहा था, आई थिंक लेटर लिखा है फॉर एंटी डंपिंग ऑन 2 प्रोडक्ट्स दैट इट मेक्स, कैप्रोलैक्टम और मेलामाइन। यही कंपनी बनाती है ये प्रोडक्ट्स, और अगर कुछ इस पे आई थिंक डेवलपमेंट्स होती है तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत बड़े फायदे में रह सकती है। 62 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि पिछले हफ्ते में 10 और 40 वीकली एवरेज एक साथ एक बार में निकाला था पिछले हफ्ते में, तो मुझे लगता है 62 के सपोर्ट के साथ यू कैन स्टिल रन विद दिस स्टॉक।
चंदन जी, आप हालांकि आपने एक ट्रेड दे दिया, इनफैक्ट प्रकाश सर आप बताइए आपका बीटीएससी ट्रेड क्या होगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लगता है, मुझे लगता है यहां से ऊपर जाएगा। टारगेट ऑन द अपसाइड 650 के, स्टॉक होगा 625 एमएनएम। ले भी रहे हैं और साथ में स्टॉक भी देखिए खरीद रहे हैं, ये बढ़िया रणनीति है आपकी। तो थार पसंद है गाबा जी को, और अभी बात भी हो रही थी देखिए, और एमएनएम का स्टॉक अच्छा लगता है। चलिए श्रीकांत जी, आपका बीटीएसटी आइडिया भी बताइए प्लीज। लगता है श्रीकांत जी से फिर से संपर्क टूट गया। डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। काफी बड़ा मोमेंटम आ चुका है जी अच्छा, में, जुड़ चुके हैं, और ठीक जी है, बताइए एंटरटेनमेंट सर। में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो तेजी बनेगी वो शायद इसके प्रीवियस जो इमीडिएट हाईएस्ट लेवल से 230 को वो क्रॉस कर सकती है, तो और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि एक रिवाइज स्टॉप लॉस हम 215 का रख सकते हैं। 215 के स्टॉप लॉस के साथ जी को बाय करके चले, और टारगेट्स रहेंगे 230 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है जैसे रियल एस्टेट में तेजी बनी है और शोभा डेवलपर्स चल रहा है, अब मुझे लगता है यहाँ से चल सकता है ब्रिगेड। 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6% ऊपर है, लेकिन जो इसमें एक फ्लैट ब्रेकआउट बना है वो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक को 195 के लेवल्स के काफी नजदीक ले जा सकता है। तो एक ब्रिगेड को भी बाय करके चल सकते हैं, और 176 का स्टॉप लॉस हम वहां पे रख सकते हैं। में आप देखिए अच्छी तेजी आज, ये शायद नीरज जी की टीम में भी था, एक बार दिखाइए स्टॉक 2020 की टीम। आज ओपनर का दर्जा आज तो इनकी टीम जीतने वाली है। ओपनर का दर्जा दिया था शोभा को, है ना, ब्रिगेड भी था ना आपकी टीम में, ब्रिगेड भी था। हाँ मुझे याद आता है। ये देखिए 7% ऊपर ब्रिगेड, वाव। शोभा 9% ऊपर, और ब्रिगेड भागता ही चला जा रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सुबह सुबह बताया था स्टॉक 2020 जरूर देखा करिए। देखिए सुबह सुबह उठकर मेजेस्को ये सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, 5% का सर्किट लगा है, इसके भी नतीजे कल आने वाले हैं देखिए, और अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक भी आज दिखाता हुआ नजर आया। तो रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली रही है, ब्रिगेड पसंद आ रहा है श्रीकांत जी को। मुदित जी, आपका बीटीएसटी आइडिया बताइए प्लीज। सर देखिए यहाँ पर आज 2 बीटीएससी करने की सलाह देंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल में कुछ पॉजिटिव खबरें भी बनी हुई है, विशाल फैब्रिक्स। इस काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। काफी दिनों से ये काउंटर हमारे रडार पर है। स्टॉक में सबसे अच्छी चीज नजर आती है जहां मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है। वीकली चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में लगातार तेजी बनी है। पोजिशनल टारगेट हमें 355 से 360 तक इस काउंटर में नजर आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है विशाल फैब्रिक्स को 360 तक के टारगेट के लिए। दूसरा काउंटर रहेगा अंबुजा सीमेंट का। देखिए अंबुजा सीमेंट के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम देख रहे हैं चंदन जी ने अल्ट्राटेक में बात करी, ग्रासिम भी रिकमेंड किया, और उसके बाद अंबुजा सीमेंट में तेजी बनना शुरू हो गया। 200 डेमा से सपोर्ट लेने के बाद अंबुजा सीमेंट लगातार तेजी दिखा रहा है। जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेक करके भी इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। 226 रुपए सीएमपी है। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर बीटीएसटी करेंगे, टारगेट रहेंगे 235 के, स्टॉप लॉस नजर आता है 220 का। अच्छा, तो ये अगर आप देखें कुछ कॉल्स हैं बीटीसी रेट अंबुजा सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे 225.8 पे। अच्छा यतिन ने याद रखिएगा आज डीलर्स रूम चेक में अगर आप देखें जो पिडिलाइट का जिक्र किया था, और एक जिक्र किया था पिरामल एंटरप्राइजेस का। पिरामल का जो ट्रेड था उस पर मैंने कमेंट्स भी लिए थे, और राजेश ने उस पर अपना व्यू भी दिया था। 1350 का हाई लगा के आया एग्जैक्टली। अगर आप देखें हमने डिस्कशन किया था 240 के आसपास उस वक्त प्राइस था 1332 का, उसके बाद 1352 का हाई लगा के आया। बंधन बैंक आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और एक और स्टॉक अगर आप देखें सन टीवी, इसमें भी एक मूव आ रहा है, इस पे एक चेक लेता हूं राजेश जी। सन टीवी ये कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस, बट सडनली 20 डेमा 10 डेमा एक ही सेशन में पार कर देना, कोई मूव या फिर इस एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट पॉसिबल लग रहा है क्या आपको? देखिए जिस तरीके का बाइंग एक्शन आया है, हो सकता है ये बिल्कुल ब्रेकआउट होते हुए दिखे हमें कल के सेशन में। सो प्राइस एक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आएगा, इसमें मेजर जो मूवमेंट आएगा वो 475 के ऊपर आएगा। 475 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो पुलबैक जरूर बन रहा है, मुझे लगता है एक बार अटेम्प्ट करेगा वहां तक मूव होने की। 475 का अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है सन टीवी में, तो फिर इसका जो मोमेंटम बनेगा वो 490-95 की तरफ जाएगा। तो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ने एक बेस बना के मोमेंटम दिया है। तो 462 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, 462 का वो स्टॉप लॉस से बीटीएसटी किया जा सकता है। अगर ये कल मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, 475 क्रॉस करेगा तो 490 तक का इसमें मोमेंटम आते हुए दिखना चाहिए।
ओके तो सन टीवी ये भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ इस समय आपको नजर आ रहा है। चलिए एक्सपर्ट्स के बीटीएसटी कॉल्स तो आपने जान ली, लेकिन कल का खिलाड़ी आज कौन सा रहेगा, कौन सा वो शेयर है जो कल स्टॉक 2020 में की टीम में आपको सबसे ऊपर ओपनर के तौर पर जनरली नजर आता है? नीरज आपको बताते हैं, एक दिन पहले अपना एक स्टॉक बताइए कहां नजर है आपकी? देखिए हेमंत, आज जो हमारा जो हमने कहा था मेरा सेक्टर है जो ऑयल एंड गैस वाला, उसकी तरफ नजर दौड़ाई मैंने, तो ओएनजीसी भी था, लेकिन हमने चुना है प्राइवेट कंपनी एक HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। इसको चुनने के पीछे दो खास वजह हैं। एक तो ये कि क्रूड में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। सुबह हमने आपको बताया कि नॉर्वे में हड़ताल हो गई कई सारे 6 ब्लॉक्स में, तो उसकी वजह से क्रूड लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा जो पैकेज वगैरह अमेरिका हमारा, उसकी वजह से क्रूड के भाव चढ़े हुए हैं। लेकिन HOEC स्पेशली आप देखें तो भारत में इसने जो मार्च अप्रैल का लोज बनाया था वहां से जबरदस्त इसने एक रैली दिखाई। क्यों दिखाई रैली? क्योंकि इस कंपनी के एसेट्स और इसके प्राइस में बड़ा जबरदस्त मिसमैच है कि जो इनके ब्लॉक्स हैं नॉर्थ ईस्ट में या मुंबई की तरफ, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ब्लॉक्स हैं और अभी तक पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं हो पाए हैं। गैस और ऑयल दोनों ब्लॉक्स इनके पास हैं, जो कि अब अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है और उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। कंपनी के आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो जो भी इसके मार्जिन आप कह सकते हैं या जो भी आप इसके प्रॉफिट कहें, वो बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो वहां पर आपको बेहतर दिखेगा। बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन बहुत जबरदस्त इंप्रूव किया इन्होंने और काफी ज्यादा, यानी इस समय 58% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। एक कंसर्न जो लोगों के दिमाग में स्टॉक को देखते लगातार आता होगा, वो मैं वहां पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। हार्डी ऑयल जो इनका एक पार्टनर है, उसको कुछ ब्लॉक की कंटीजेंट लायबिलिटी को लेकर के इनका झगड़ा चल रहा है। कोर्ट में भी है वो झगड़ा, आर्बिट्रेशन में है, तो उससे इनके ऊपर नेट लायबिलिटी करीब 25-30 करोड़ की बनती है, लेकिन ओवरऑल में ज्यादा है 200-250 करोड़ की। अब लोग समझ रहे हैं इस झगड़े के चक्कर में क्या फंसेगा। दरअसल ये जो झगड़ा है वो फाइनेंशियल टर्म में बहुत बड़ा नहीं है। जो मैं कह रहा हूं कि इसके एसेट्स बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। इसमें HDFC के पास 12% स्टेक है। इसमें तमाम दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टेक ले रखे हैं क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है इसमें। लेकिन ये जब उस दौर से गुजरी जहां पे इसमें कमर्शियलाइजेशन शुरू हो, उसमें बड़ा वक्त लगा। जब कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ तो उसके बाद से इसने काफी तेज तरक्की की। इसके बैलेंस शीट में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया। तो जहां तक लायबिलिटी झगड़े की बात है, मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी एसेट इनके ऊपर बन रही है। 26 करोड़ नेट वैल्यू इनकी बन रही है, जो आराम से चुका सकते हैं। मैटर ये है कि जो जिसने केस किया वो भी इनका एक जमाने में पार्टनर था, हार्डी ऑयल के मनीष महेश्वरी, जो कभी इसी कंपनी में काम करते थे। तो उस झगड़े के बाद इसलिए मैंने आपको बता दी कि आपको लगेगा कि एक ऐसा स्टॉक बता रहे जहां पे एक आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू बहुत है स्टॉक में। क्रूड प्राइसेस लगातार 42 के ऊपर बने हुए हैं और उम्मीद है कि अगर प्रोडक्शन कट जारी रहा ओपेक की तरफ से लगातार, तो ये प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। तो हमें लगता है कि इसका फायदा HOEC को मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो इसलिए यहां पे इसकी ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा बनती है। इवेंचुअली मैं आज कह रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली इसको आप एकदम ब्रह्मवाक्य मत मानिए, लेकिन ये कंपनी बिकेगी। इसलिए बिकेगी क्योंकि इसमें जिस तरीके के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जब वो एग्जिट लेंगे तो ये फाइनली कंपनी बिक जाएगी। तो मुझे लगता है कि HOEC उस लिहाज से भी देखना चाहिए, जबरदस्त वैल्यू वाली कंपनी, तो यहाँ पे खरीदारी। इनफैक्ट आज जब कच्चा तेल ऊपर आया ना, मैंने सुबह सुबह एक बार सोचा सेलान और HOEC को क्या स्टॉक 2020 की टीम में डालूं। तब तक मेरी टीम बन चुकी थी। बाद में मैंने देखा कच्चा तेल तो क्या शानदार दिखा था। एक तरफ सेलान रखिए, एक तरफ HOEC रखिए। आज इसमें मूव शायद कच्चे तेल की बढ़त की वजह से भी आया है। क्रूड का ही है। देखिए असली खेल क्रूड का, क्योंकि इनका मेन प्रोडक्ट वही है। अगर उसकी प्राइसिंग बढ़िया हो रही, रिलायेशन अच्छी होंगी तो उनको फायदा होगा। ONGC को आप इसके साइड बाय साइड रखेंगे तो वैल्यूएशन बहुत नीचे, लेकिन उसके ऊपर इतनी लायबिलिटीज, इतना हैंगओवर है गवर्नमेंट का कि वो स्टॉक चल नहीं पाता है। लेकिन इसके ऊपर वैसा कोई गवर्नमेंट हैंगओवर नहीं। और नई OELP की लाइसेंसिंग पॉलिसी आने वाली है, जिसकी खबर आपने सुनी होगी कि ONGC एक्सॉन के साथ मिलकर बिड करना चाहता है। ये इंडिपेंडेंट बिड करेंगे, इनके साथ दूसरे प्लेयर फॉरेन के जुड़ेंगे, तो उसका भी फायदा इनको होता हुआ दिखेगा। तो ऑयल एंड गैस एक जो काफी इस समय थका हुआ सेक्टर आपको लगता है, वहां पे कुछ कुछ पॉकेट्स में आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उनमें से एक HOEC भाग रहा है 11% ऊपर। ये शेयर कारोबार करता हुआ, और क्या वॉल्यूम्स हुए हैं आप देखिए। 2.5 लाख शेयरों का 10 डे एवरेज वॉल्यूम होता है और 17 लाख शेयर हो चुके हैं। देखिए यहां पर कारोबार, इवन सेलान में भी ऐसा ही हुआ है। आप देखिए 21-22 लाख शेयर ट्रेड होते हैं और यहां पर करीब करीब आज के सत्र में 1.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। तो HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, मोदी जी बताइए लक्ष्य क्या है यहां पर? किन लेवल्स के साथ खरीदारी जो लोग कर रहे हैं उनके जहन में होने चाहिए? कैसा लगता है HOEC का शेयर चार्ट्स पर आपको?
बिल्कुल हेमंत जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक डब्ल्यू पैटर्न की बात अभी वीरेंद्र जी ने करी थी, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न एचओईसी में निकल कर आ रहा है और आज के सेशन में सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही काउंटर निकल गया है। 27 अगस्त के बाद आज फर्स्ट डे है, इतने वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। जो बाइंग हम देख रहे हैं मुझे लगता है बिल्कुल फॉलो अप बाइंग यहाँ से देखने को मिलेगी। 85 से 90 तक के अपसाइड मूव एचओईसी में नजर आएंगे, बिल्कुल बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। ओके, एचओईसी आपके स्क्रीन पर आप देखिए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 7640 पे। मयूरेश, आप बहुत संक्षेप में अगर कुछ ऐड करना चाहें नीरज जी की इस कमेंट्री पे, बहुत संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल वीरू जी, तो आई थिंक जो इसकी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी रही है, आई थिंक थोड़ी नरम रही है, बट नीरज जी ने आई थिंक इसके फैक्टर्स कहे हैं, बट इसकी मार्जिन प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। तो ईबिट मार्जिन अगर आप देखें फॉर द लाइन ऑफ बिजनेस दैट दे आर इनटू, आई थिंक 50% के ऊपर रखना कोई मामूली बात नहीं है। और ये दर्शाता है इनके रिटर्न ऑन इक्विटी में, तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली लास्ट 2 वर्षों से पोस्ट कर रही है 20% के ऊपर, इज अ स्टेलर साइन ऑल्सो। तो आई थिंक ये दो चीजें जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखनी चाहिए, आई थिंक काफी तगड़ी तरीके से सपोर्ट करती है एचओईसी। बिल्कुल, तो एचओईसी देखिए 11% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये है कल का खिलाड़ी। आज मार्केट बंद होने वाला है, जल्दी से आपको बता देते हैं और कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 11700 को देखिए निफ्टी छूने की तैयारी कर रहा है और कल लग रहा है इसी स्पीड से बढ़ेगा तो 23000 तो देखिए आपको बैंक निफ्टी पर नजर आएगा। अब 2 बजे के बाद का बैंक निफ्टी का मूव बहुत ही गजब का था। पहला अगर आप हाफ देखें तो एक सीमित दायरे में कारोबार, और 2 बजे के बाद क्या रौनक देखने को मिली है। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार को ऊपर खींचा है और आज हम 11650 के ऊपर जाकर समाप्ति देने की तैयारी कर रहे हैं। कल 11500 के ऊपर देखिए समाप्ति हुई थी। सेकंड हाफ में मैं आपसे यही कह रहा था, डरिए मत, घबराइए मत, चिंता मत करिए, बाजार यहां से ऊपर ही जाने वाला है। तो कल 11500 के ऊपर के बाद देखिए आज 11650 75 के आसपास देखिए पहुंचता हुआ इस समय निफ्टी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा। तो पालियसी जी, ये 11800 जो आप लोग कह रहे हैं ये कब तक हो जाएगा, इसी हफ्ते क्या उम्मीद की जाए? और अल्टीमेट वाला टारगेट आपका भी क्या 12000 है? जी हाँ जी, बिल्कुल हेमंत जी, जिस स्पीड से चल रहा है तो ये इसी हफ्ते 11800 का लेवल भी आता हुआ दिखना चाहिए। और यस, अल्टीमेट टारगेट तो मुझे लगता है इस मंथ में 12000 का है और वो लेवल भी अचीव होते हुए दिखना चाहिए। तो 11800 नेक्स्ट लेवल रहेगा, क्योंकि आज जो क्लोजिंग हो रही है 11600 650 के ऊपर, तो ये दर्शाता है कि बिल्कुल यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का अपमूव इमीडिएट यहाँ से देखते हुए मिलेगा। इस बीच अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहे हैं। मीनवाइल देखिए निफ्टी पे हमारे आज 2 टारगेट्स थे। पहला था अगर आप देखें 607, उसके बाद मॉर्निंग कमेंट्री में 645 और 675। एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी का हाई है आज का 680। तो जो देखिए इंस्टीट्यूशनल मनी वो क्या कर रही है आज, मैं 2 बजे कहा ना आपको, जिस प्रकार की पुट राइटिंग है बाजार नीचे टिकता ही नहीं और नहीं टिका। मीनवाइल आखिरी में अगर आप देखें सीमेंट, एसीसी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट और रैम्को सीमेंट्स सारे के सारे, इनफैक्ट एसीसी याद रखिएगा ये पिछले 4 महीने की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हो रहा है। राजेश, एक हल्का सा थॉट जोड़िएगा, कोई कॉल पकड़ेगा इसकी नेक्स्ट इस सीरीज की, थोड़ी स्लाइटली आउट ऑफ मनी? जी हाँ वीरेंद्र जी, बिल्कुल एसीसी में भी मोमेंटम बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है इसमें 1480 की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है, जो कि करीब 37 के आसपास, 36-37 के आसपास है, क्योंकि ये मोमेंटम मुझे लग रहा है और कंटिन्यू होगा। इसके टारगेट जो आना चाहिए 55 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस रखे 32 के आसपास, तो 30 का स्टॉप लॉस रखे। 30 के स्टॉप लॉस से 55 के टारगेट के लिए 1480 की कॉल ऑप्शन एसीसी की बाय की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए सीमेंट में एक्शन देखने को मिल रहा है। आज सेकंड हाफ का अगर आप प्रदर्शन देखें तो ज्यादातर एक्सपर्ट आपको सीमेंट पर तेजी की राय दे रहे थे। चंदन जी कह रहे थे अल्ट्राटेक खरीदिए, अंबुजा की बात देखी हुई, ग्रासिम खरीदारी करने की बात हुई। तो सीमेंट में अच्छा एक्शन है। पेंट के बाद जनरली सीमेंट चलता भी है और हाउसिंग के बाद भी देखिए सीमेंट चलता है। तो अगर आप गौर से देखें एसीसी लाइएगा, अंबुजा लाइएगा, आज लगता ही है कि ज्यादातर लोगों ने सीमेंट शेयरों में बीटीएसटी करी है और ये वो स्पेस है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आया है। ये देखिए ग्रासिम और बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है सीमेंट में। मयूरेश जी, आपका फेवरेट वाला बताइए सीमेंट कौन सा है? बिल्कुल, और हमारे आई थिंक जो स्विंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मोमेंटम ट्रेड्स कैप्चर करते हैं शॉर्ट टर्म से, तो अल्ट्राटेक हमें लगता है आई थिंक काफी चुनिंदा हो सकता है। डिस्क्लेमर हमने क्लाइंट्स को बता दिया है हेमंत जी, हमारा प्रॉफिट गोल 4220 के आसपास है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4020।
क्या बात है। तो देखिए क्लाइंट्स को भी अभी सीमेंट वाले कॉल ही दे रहे हैं, सीमेंट में अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। जनरली देखिए घर बनाने हैं तो फिर सीमेंट के बगैर तो देखिए बनेंगे नहीं, पेंट तो देखिए वहां पर लगेगा ही। हाउसिंग में तेजी है तो इसके पीछे पीछे जो एंसिलरी है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब चंदन जी ने अल्ट्राटेक कहा और देखिए उसके बाद यहां पर मयूरेश जी भी देखिए अल्ट्राटेक ही अपने क्लाइंट्स को समझा रहे हैं, सुझा रहे हैं, और ग्रासिम में अच्छी रैली है। मुदित जी कोई बढ़िया सीमेंट काउंटर जो आपके रडार पर आया हो तो प्लीज एक बार बताइए। बिल्कुल सर, हमने अंबुजा सीमेंट पर बात करी थी। अंबुजा सीमेंट बाय करने की सलाह दी है बीटीएसटी करने के लिए। 235 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 220 सुझाए थे। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे अच्छा वीकली चार्ट लग रहा है। वीकली चार्ट में जो लास्ट वीक में कैंडल बनाया था, उस कैंडल के ऊपर ये काउंटर निकल गया और क्रैश ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है। जिस तरह के स्ट्रक्चर है, 235 के टारगेट के लिए बीटीएसटी करके जाइए, स्टॉप लॉस रहेगा 220 का। वाह, तो बीटीएसटी में सीमेंट ही सीमेंट देखिए आपको नजर आ रहा है। और जनरली ये जब पूरा का पूरा मॉनसून देखिए खत्म हो जाता है, उसके बाद ये सीमेंट वाले स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस स्पेस पर कल के दिन सारे विशेषज्ञों की नजर रहेगी और आप लोग भी देखिए यहां पर बीटीएसटी करके जा ही रहे हैं। चलिए आपको वॉल पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि बाजार में आज क्लोजिंग कैसी हो रही है। 600 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स, आज लार्ज कैप्स का ही दिन था साफ तौर पर, और अब निफ्टी देखिए करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हो रहा है, 11650 के ऊपर। और बैंक निफ्टी आपके सामने 450 पॉइंट की तेजी, 22800 के ऊपर जाकर देखिए अब बैंक निफ्टी समाप्त हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स ने 0.5% का प्रदर्शन दिखाया ऊपर की साइड पर, तो ये भी अच्छा माना जाएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए करीब करीब 1:2 के थे, ठीक है अच्छा है, लेकिन लार्ज कैप्स का आज बोलबाला ज्यादा नजर आ रहा था। बैंकिंग स्टॉक्स का बोलबाला सेकेंड हाफ में देखिए बढ़ता हुआ नजर आया, और हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब ने देखिए सेकेंड हाफ में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो भारतीय बाजार बंद हो चुके हैं, 5वां दिन लगातार हरे निशान के साथ बंद हो रहे हैं। अक्टूबर का जो ये जो नई सीरीज है, ये बुल्स ने देखिए पिछला हफ्ता भी अपने नाम करी थी, और लग रहा है कि ये हफ्ता भी देखिए बुल्स के नाम ही होने वाला है। यही चर्चा हमने बीते बृहस्पतिवार को भी करी थी कि ये हफ्ता बहुत ही शानदार हो सकता है। और देखिए भाग रहा है बाजार, रुक ही नहीं रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। अब कल के दिन देखिए टीसीएस के शाम को नंबर्स आएंगे और अर्निंग सीजन का भी आगाज हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि कमेंट्री अच्छी हो सकती है। एक बार पूरा का पूरा चार्ट दिखा दीजिए प्लीज। टीसीएस भी देखिए करीब करीब 0.5% मजबूती के साथ जाकर आज के सत्र में बंद हुआ है। लेकिन टाटा मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। यहाँ पर सीएलएसए ने जो अपना टारगेट दिया है वो देखिए 200 रुपए से ऊपर का है, और क्या रैली इसमें देखने को मिली। चाइना की बिक्री के आंकड़े निकल कर आए। एचडीएफसी लिमिटेड पर देखिए 2000 से ऊपर का टारगेट सीएलएसए का, तो आज वो रिपोर्ट जो थी वो देखिए काम करती हुई नजर आई। थार के जो बुकिंग के आंकड़े हैं वो आ रहे हैं, देखिए अच्छे 9000 यूनिट की बुकिंग हो चुकी है। ये खबर सुबह सुबह आई। एमएनएम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, इंडसइंड बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, पेंट शेयर भी भाग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है, जब से मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि उनको लगता है कि ये क्वार्टर काफी अच्छा हो सकता है, प्री कोविड लेवल पर आ गए। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सब में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिली है। इवन चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स, डिवीज जैसे भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में आपको दिखाते हुए नजर आए। कल भी इसमें एक अच्छी रैली बनती हुई नजर आई थी। इंश्योरेंस कंपनियां, एचडीएफसी लाइफ ने भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। बजाज ऑटो भी देखिए आज आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, करीब करीब 1% की तेजी के साथ इसने जाकर समाप्ति दी। तो ढीले कौन से थे स्टॉक्स? हिंडाल्को जैसे शेयरों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली थी, टाटा स्टील में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट बंद हुआ है आप कह सकते हैं, ब्रिटानिया में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, डॉक्टर रेड्डीज बहुत भाग गया था, यहां पर थोड़ी सी नरमी आपको देखने को मिली है आज के सत्र में। तो कोई बहुत बड़े लूजर्स नहीं है। सन फार्मा और कुछ फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स देखिए कुछ फार्मा शेयरों में थोड़ा सा बैक सीट पर आज ये शेयर आते हुए आपको नजर आए हैं। लेकिन क्लोजिंग तो वीरू बहुत ही फैंटास्टिक मानी जाएगी आज। बेहद शानदार आप देखें क्लोजिंग है। और कल के लिए याद रखिए वो स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग
लॉन्ग कैरी करके ले जा रहे हैं, जहां पे काफी अगर आप देखें लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। उसमें देखिए सबसे ऊपर वो स्टॉक्स को देख लेते हैं। देखिए आज 2-3 स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा मूव था, जिसमें अगर आप देखें सीमेंट, ग्रेसिम, अल्ट्राटेक सीमेंट और साथ ही साथ एसीसी, ये 3 स्टॉक्स अगर आप देखें विद इन द सीमेंट स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैरी करके ले जा रहे हैं। टाटा मोटर्स और एचडीएफसी की याद रखिएगा बीते 7 साल का सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम डे था। ये अगर आप देखें अलॉन्ग विद LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगेन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हुआ है। और उसके बाद अगर आप बैंक्स में देखें तो इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक सबसे कन्विंस करने वाला अगर ओआई कैरी हुआ है कल के सेशन के लिए तो इन कुछ स्टॉक्स में हुआ है। हेमंत, चलिए तो एक्सपर्ट से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर, आपका धन्यवाद। मयूरेश जी, राजेश पालिया साहब, मुदित गोयल जी, श्रीकांत जी, चंदन जी, आप सबका शुक्रिया आज मंगलवार के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया आइडियाज हमारे दर्शकों को देने के लिए। चलिए आपको दिखा देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें कौन से स्टॉक्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। पक्का आज नीरज भाई की टीम जीती होगी। आप देखिए क्या शानदार खिलाड़ी इन्होंने सुबह सुबह उतारे थे, रियल एस्टेट स्पेस के ऊपर इनकी नजर थी। तो देख लेते हैं रिटर्न्स कैसे निकल कर आए हैं। अच्छा 4% के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने नजर आज कमा कर दिए और 3% के आसपास के रिटर्न्स नीरज की टीम ने कमा कर दिए। देखते हैं मेरी टीम में कौन से वो स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। लाइए दोनों ही टीम्स के खिलाड़ी दिखाइए आज। केसीपी शुगर, ओके, तो शुगर शेयरों में देखिए मैं कह रहा था आज बलरामपुर चीनी मत खरीदिए, केसीपी खरीदिए। बलरामपुर लाल निशान में जाकर बंद हुआ है, लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं, मिड कैप चल रहे हैं। केसीपी 10% के आसपास की तेजी दिखा रहा था, उत्तम 6% ऊपर जाकर बंद हुआ है। KM शुगर 5% ऊपर, उगर में 4.5% की तेजी। तो चीनी की मिठास जो है वो आपको मेरी टीम में आज नजर आई। आज सेकेंड हाफ में इस पर बात होनी रह गई, लेकिन सुबह देखिए काफी बात हुई थी इस सेक्टर पर, इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। शोभा ने 9%, 9.5% के रिटर्न्स, ब्रिगेड ने 6.5% और मेजेस्को 5% का सर्किट लगाता हुआ। नवकार में 2.5% की तेजी आज देखने को मिली। तो ये कुछ खिलाड़ी थे जो स्टॉक 2020 के थे और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। ऑलराइट, तो यहां पर वीरू और मुझे दीजिए आप विदा। दीपाली जुड़ेंगी हमारे साथ अगले शो में और पेश करेंगी कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। कल सुबह सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद आखिरी सौदा देखने के लिए। नमस्कार।